अलीसा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, खुद को एक कुर्सी पर बैठे पाया। अलीसा जल्दी से सीधे होकर बैठी और अपने इर्द गिर्द देखने लगी। वो एक कमरा था। पिछली बार की तरह वो किसी पुराने कमरे की तरह बिल्कुल नहीं था। सामने ही जहाजी टाइप का बेड मौजूद था, जबकि उसके पास जदीद तर्ज का फर्नीचर भी मौजूद था। अलीसा झटके से कुर्सी से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की जानिब बढ़ी। वो दरवाज़ा शीशे का था। अजीब बात यह थी कि उसे खुलने का कोई रास्ता नहीं था। अलीसा उस दरवाजे के करीब गई तो उसे बाहर का तमाम मंजर नजर आ रहा था, जबकि सामने मौजूद अफराद पर नजर पड़ते ही अलीसा की पूरी आंखें खुल गई और दरवाजे पर दोनों हाथ रखे बागौर बाहर का मंजर देखने लगी, जहां पर बहुत से गार्ड्स आदमियों पर गन साने खड़े थे, जबकि मुकसिम सामने उसके करीब ही जहां सेब खड़ा था और दांत बिल्कुल उनके पीछे ही मौजूद था। उनके आगे एक आदमी खड़ा हुआ था जिसके मुंह से खून निकल रहा था, जबकि सब एक साइड पर नसें झुकाई हाथ बांधे खड़ी थी। मुकसिम की तरफ देखते ही अलीसा ने शीशे पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया और उससे पुकारने लगी, मीर, मीर यहाँ देखे, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। मीर मुझे यहाँ से निकालें। आप सुन रहे हैं? मीर, मुझे यहाँ से निकाल लें प्लीज। अलीसा ऊंची आवाज में चिल्लाती हुई बोली। साथ वो दरवाजे पर जोर जोर से हाथ भी मार रही थी, मगर कोई फायदा नहीं था। शायद बाहर तक आवाज जा ही नहीं रही थी। अलीसा ने बहुत कोशिश की मुकसिम को आवाजें दी कि शायद वो उस तरफ देख ही ले, मगर शायद वो उस तरफ देख भी नहीं सकता था, क्योंकि अंदर से ही सारा मंजर नजर आता था, लेकिन बाहर से कुछ नजर आने से कासिर था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका मीर जानता है कि वो कहाँ पर मौजूद है, इसलिए ही वो बाहर आराम से खड़ा है। अगर वो ना जानता होता तो हावर्ड से अब एक एक हिसाब करने की बजाय वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता। वो पुरसुकून इसलिए था क्योंकि वो सब जानता था, ये भी कि अलीसा बेहोश है। अलीसा मुसलसल रोती दरवाजे पर हाथ मार रही थी। जब वो उस तरह की जिद्दोजहद करते थक गई तो वो दरवाजे का लॉक ढूंढने लगी, क्योंकि जो भी था उससे खुलना उधर से ही था। यहीं कहीं उसका लॉक ज़रूर मौजूद होगा। अलीसा सोचती उसका लॉक ढूंढने लगी और उस शीशे के चारों तरफ बहुत ध्यान से देखने लगी। शीशे के चारों तरफ तलाशने से भी उसे दरवाजे का लॉक नहीं मिला। जब उसकी नज़र एक साइड पर लगी पेंटिंग पर गई, अलीसा फौरन से दौड़कर उसके करीब गई। उसे वो पेंटिंग थोड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि वो एक साइड से नीचे को लटक रही थी। अलीसा ने जल्दी से वो पेंटिंग उतारी तो वहां पर एक सुर्ख रंग का बटन बना था। शायद ये दरवाज़ा खोलने का ही बटन था, क्योंकि जिससे भी ये पेंटिंग लगाई थी उसे बंद करने की जद्दोजहद में शायद वो उसे ऐसे ही छोड़ गया था। अलीसा ने पेंटिंग उठाकर साइड पर फेंकी, उस बटन को दबाया। बटन को दबाते ही वो दरवाज़ा आहिस्ता से खुलने लगा। अलीसा वहाँ साइड से ही अपना दुपट्टा उठा दी, खुद पर लपेटती दरवाजे की जानी पड़ी, क्योंकि वो अपने बाजू पहले ही देख चुकी थी जो जगह जगह से फटे हुए थे और ऐसी हालत में वो कभी भी बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए उसे खुद को कवर करना बेहतर समझा। दरवाजे की चिड़चिड़ाहट की आवाज़ पर मुकसिम ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो वो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। अभी वो दरवाज़ा आधा खुला ही था कि अलीसा वहाँ से दौड़ते हुए बाहर निकली। अलीसा को देखते ही मुकसिम भी उसकी जानिब बढ़ने लगा, मगर मुकसिम के उस तक पहुँचने से पहले ही हावर्ड तेजी से आगे बढ़ा। अपनी कोट भी छुपाई कर निकाल कर अलीसा के सर पर तान गया। मीर, अलीसा ने घबराकर फौरन मुकसिम को पुकारा, जबकि हावर्ड उससे अपने शिकंजे में ले चुका था, जैसे वो कब से इसी लम्हे के इंतजार में हो। कोई आगे न बढ़े, वरना मैं इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। हावर अलीसा के सर पर बंदूक का दबाव डालते हुए बोला। मेरी बीवी को छोड़ दे हावर। मुकसिम दहाड़ा। तूने मेरी कंपनी तबाह कर डाली, मेरा अड्डा पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतनी आसानी से तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है तू मुझे जान से मार देगा, मगर मैं इतनी आसानी से हरगिज नहीं मरूंगा। मरने से पहले तुझे बर्बाद करके मरूंगा, और तेरी बर्बादी तेरी बीवी है। हावर अलीसा के सर पर धन का ताने खड़ा था, जबकि मुकसिम को लग रहा था उसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इन्हें छोड़ दे हावर, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू मरने के बाद भी नहीं भूलेगा। अब की बार जहाजिब सिर्फ बोला नहीं था, बल्कि वो धाड़ा था, और उसकी धार से वहां मौजूद हर इंसान एक बार काम कर रह गया था। सपा जो एक कोने में खड़ी सारी सूरत हाल दिख रही थी, उसके दिमाग में एकदम से कुछ क्लिक हुआ। उस ख्याल के तहत वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती उन सबकी नजरों से उजल होकर पिलर के पीछे छुप गई, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हावर तक आ रही थी। तड़पो तुम लोग, मैं तुम लोगों को थोड़ा तड़पता देखना चाहता हूँ। मरूंगा तो मैं जरूर, लेकिन इस लड़की को साथ लेकर मरूंगा। हावर बोलता फिर भी कहका लगाते हुए हंसा, जबकि मुकसिम ने सबसे अपनी मुट्ठियां भींची थी। सबसे एक बार अपनी आंखें जोर से बंद करते मुकसिम ने आंखें खोली और हावर की तरफ कदम बढ़ाए,
जबकि मुक्सिम को अपनी तरफ बढ़ता देखकर हावर ने गन का ट्रिगर दबाना चाहा, मगर उससे पहले ही पीछे से लगने वाले धक्के से मुंह के बल आगे जा गिरा। हावर के गिरते ही मुक्सिम ने उसे उसी किरपान से पकड़कर बगैर रुके बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मुक्सिम उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात करते हुए हाथ ऊंची आवाज से बोला। हावर बेसुध सा होता, कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता। मुक्सिम से पड़ने वाले मुसलसल मुक्कों से हावर अपना बैलेंस बरकरार न रखते हुए दूर जा गिरा, जबकि मुक्सिम सबकी मौजूदगी तो फरमोश करते हैं। अलीसा के करीब पहुंचते उसे अपनी बाहों में भींच चुका था। उसका दिल किसी डर के तहत बहुत तेज धड़क रहा था, जो अलीसा ने साफ महसूस किया था, जबकि खौफ के मारे अलीसा का लरसा जिसम महसूस करते। मुक्सिम से अब बर्दाश्त करना नामुमकिन काम था। दाद, इन दोनों को लेकर जाओ और गाड़ी में बिठाओ। मुक्सिम अलीसा से अलग होता अलीसा और सबा की तरफ इशारा करते हुए बोला, "म- मैं नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलें।" अलीसा मुक्सिम का बाजू पकड़ते हुए बोली। मेरी जान, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, बस मैं आ रहा हूँ। मुक्सिम अलीसा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरता हुआ बहुत नरमी से बोला, गोया वो उसकी हालत से वाकिफ था। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अलीसा सिद्धि भरे लहजे में बोली। उन्हें बातों में मसरूफ देखकर हावर फिर से उठा और पास से जमीन पर गिरी बंदूक उठाकर उससे अलीसा की पुश का निशाना लिया। चूंकि अलीसा की पुश हावर की तरफ थी, इससे उसका इरादा भी अलीसा को गोली मारने का था। बंदूक को संभालते हावर ने ट्रिगर दबाया और बंदूक से निकलने वाली गोली सामने खड़े वजूद के सीने पर जा लगी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि वहां मौजूद कोई भी फर्द समझ ना सका। गोली अलीसा को नहीं बल्कि सबा को लगी थी। हावर को अलीसा की तरफ निशाना बांधते देखकर सबा अलीसा के आगे आ खड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो गोली सबा के सीने को चीरती चली गई। सबा! सबा को खून से रंगे देखकर अलीसा सबा की तरफ देखकर चीखने लगी। मुक्सिम तेजी से आगे बढ़ा और सबा को थामा, जो जमीन बोस होने वाली थी, जबकि सबा का वजूद खून से रंग चुका था। हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे फौरन। मुक्सिम जहांसेब की तरफ देखते हुए बोला। जहांसेब भागता हुआ आया और सबा को अपने बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ भागा, जबकि अलीसा भी उसी के साथ ही थी। चाहे सबा ने उसके साथ बुरा किया था, लेकिन वो इस सबको इस वक्त भूल चुकी थी। उसे परवाह थी तो सिर्फ इतनी कि वो भी एक लड़की ही है जिसे इस वक्त गोली लगी है। वो गोली भी उसी की वजह से लगी है, क्योंकि वो अलीसा को बचाने के चक्कर में खुद के सीने पर गोली खा गई थी। जहाँ से वहां से निकला और गाड़ी में लाकर पिछली सीट पर सबा को लिटाया, जबकि अलीसा भी पिछली सीट पर ही बैठ चुकी थी और सबा का सर उसकी गोद में था। जहाँ से तेजी से फ्रंट सीट पर बैठा और गाड़ी हॉस्पिटल की जानी बढ़ाई। जहाँ से के वहां से निकलते ही मुक्सिम तेजी से हावर की जानी लपका और किसी जानवर की तरह उसे बेरहमी से मारने लगा। जब वह हाथों से मार मार कर थक गया तो पास पड़ा उससे एक लोहे का रॉड उठाया और अब वो उसके साथ हावर को बेरहमी से मार रहा था, जबकि हावर की दिल दिला देने वाली चीखें उस पूरे घर में गूंज रही थीं। क्या कहा था मैंने तुझसे कि मेरी बीवी पर नजर उठाने की भी गलती मत करना, लेकिन तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया। तुमने क्या समझा कि मैं कोई बहुत कमजोर मर्द हूं जिसकी बीवी के सर पर तू गन तान कर खड़ा होगा और वो कमजोर पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो लड़की मेरी कमजोरी नहीं, ताकत है। तुझे तो मैं वो मौत दूंगा कि तुझे कफन भी नसीब नहीं होगा। मुक्सिम वो रॉड उसके सर में मारता हुआ बोला, जबकि सर पर पड़ने वाले रॉड की वजह से सर में से एक सुर्ख लकीर बहती हावर के चेहरे पर नुमादार हुई और साथ ही वो जमीन पर हुआ था। मुसलसल मारने की वजह से हावर का पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया था। उसके कपड़े फट चुके थे और उसे देखकर किसी की भी रूह काम कर रह जाती। उससे इतने वहशतनाक तरीके से मारा गया था। मुक्सिम ने अपने कोट में एक तेज धार वाला आला निकाला और हावर के बेजान वजूद के पास पंजों के बल बैठा। इन गंदी नजरों से देखा था ना तूने मेरी बीवी को? मुक्सिम ने बोलते ही वो आला उसकी आंखों में घूम दिया। हावर की चीखें पहले से भी ज्यादा बुलंद हुई थी। उसकी इतनी दर्दनाक हालत देखकर वहां मौजूद तमाम गार्ड्स थर थर कांपने लगे थे। एक आंख में वो आला मारने के बाद मुक्सिम ने दूसरी आंख में भी वही अमल दोहराया, जबकि हावर की चीखों को वो किसी म्यूजिक की तरह इंजॉय कर रहा था। हावर के बेजान वजूद को एक जोरदार टांग रसीद करता वो अपने गार्ड्स की तरफ मुड़ा। इन सबको लेकर जाओ यहाँ से और बेसमेंट में रखो इनको। इनसे मैं बाद में मुलाकात करूंगा। मुक्सिम कुछ गार्ड्स को इशारा करते हुए बोला तो वो लोग वहां पर मौजूद आदमियों को लेकर वहां से निकल गए। पेट्रोल लेकर आओ और माचिस भी। इस शख्स की तो राख भी बचने नहीं दूंगा। मुक्सिम बाकी बचे गार्ड्स को पेट्रोल लाने का बोलकर वहां मौजूद कुर्सी पर आराम से बैठ गया। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही डॉक्टर सबा को लेते तेजी से आईसीयू में गए थे।
और अब सबा का ऑपरेशन चल रहा था, जबकि लीसा बाहर मुसलसल सोइबा की हैरियत की दुआ मांग रही थी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जहां से लीसा को परेशान सा देखकर उसके कुछ फांसी पर बैठते हुए बोला, तो लीसा ने फक्त हाँ में सर हिलाया, जबकि सच तो ये था कि डर के मारे उसका दिल अभी तक पूरी तरह कांप रहा था। आप यहाँ पर बैठे, मैं पानी लेकर आता हूँ। जहां से लीसा की गैर होती हालत देखकर उससे बोलता हुआ उठा और हॉस्पिटल की कैंटीन से पानी लेने चला गया। जहां के जाते ही अलीसा ने सर उठाकर आईसीयू के दरवाजे की जानी देखा। 2 सेकंड तक वो देखती रही, मगर एकदम से उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। सैम! अलीसा के होंठों से सरगोशी नुमा आवाज निकली। ओ मेरे खुदाया, सैम कहाँ पर है? वो तो वहां पर मौजूद नहीं था। क्या किया उन लोगों ने उसके साथ? अलीसा बोलती फौरन से उठ खड़ी हुई। वीर को तो पता नहीं होगा कि सैम भी वहां पर मौजूद है। कहाँ पर रखा था उन्होंने उसे? मुझे वहां जाना होगा। अलीसा बोलते बाहर की जानिब दौड़ लगा गई। बाहर पार्किंग में आते अलीसा उस गाड़ी की तरफ बढ़ी जिस गाड़ी में वो आए थे। अलीसा ने आगे बढ़कर उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा खुल गया। यानी अफरा तफरी ने जहां से को गाड़ी लॉक करना भुला दिया था। अलीसा जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठी तेज रफ्तारी में गाड़ी दौड़ाती हुई हॉस्पिटल से निकली। अलीसा को ड्राइविंग बहुत पहले से आती थी और उससे ही उमर और आसिम ने सिखाई थी, उसकी बहुत जिद पर। और ये बात उमर और आसिम के अलावा कोई नहीं जानता था कि अलीसा को ड्राइविंग आती है। एक बार ही सीखने में अलीसा अच्छी तरह से सीख चुकी थी और वो एक बार भी नहीं भूली थी, इसलिए अब भी वो बगैर किसी झिझक के गाड़ी ड्राइव कर रही थी। जहाँ से पानी लेकर वापस आए तो अलीसा वहाँ पर उसे नहीं दिखाई दी। जहाँ से उन्हें थोड़ा परेशान होते इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन वो कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। जहाँ से अपने कदम आगे बढ़ाए वो प्रेयर रूम की तरफ गया, लेकिन वो वहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। जहाँ से को एकदम परेशानी ने आन घेरा, क्योंकि अभी तो वो मुसीबत से निकली थी और दोबारा वो कहाँ गायब हो गई थी। जानसेब ने सब सोचते हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ लगाई। हॉस्पिटल के मैनेजर से बात करके जानसेब ने सीसीटीवी फुटेज ओपन करवाई और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लीसा भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकली है। उसे बाहर जाता देखकर जानसेब ने 1 मिनट की भी देर नहीं की, अपना फ़ोन निकाला और मुक्सिम को फ़ोन करने लगा, क्योंकि वो सबा को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। मुक्सिम का नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मुक्सिम का नंबर बंद देखकर झांसी ने दाद के नंबर पर कॉल्स की, मगर इतनी कॉल्स करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया गया। अब झांसी को ज़्यादा परेशानी लाक हुई थी। सबा का ऑपरेशन कामयाब हुआ था, गोली निकाल ली गई थी, मगर सबा इस वक्त बेहोश थी और 8 घंटे से पहले उसे होश नहीं आना था। इससे वो डॉक्टर से सबा का ख्याल रखने का बोलकर हॉस्पिटल से निकल गया था, मगर पार्किंग में जाते ही गाड़ी का ना मिलना साफ जाहिर करता था कि लीसा गाड़ी में ही कहीं गई है। जहाँ से ने तेजी से अपना फ़ोन निकाला और अपनी गाड़ी की लोकेशन चेक करने लगा। उसे अपनी गाड़ी की लोकेशन वहाँ ही शो हो रही थी जहाँ से वो लोग आए थे। अपनी गाड़ी को उस घर के करीब देखते जहाँ से बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वापस वो उधर ही जा रही थी जहाँ से वो मरती मरती बची थी। जहाँ से मैं जल्दी से बाहर मौजूद टैक्सी करवाई और वहाँ से निकल गया। मुक्सिम ने एक टेबल से रस्सी बांधकर हावर की दोनों टांगें उस पर बांधी और रस्सी के सिरे पर एक मोमबत्ती जला दी। यानी अब जब हावर के जिस्म में जरा सी भी हरकत होगी तो रस्सी के खिंचाव की वजह से वो मोमबत्ती नीचे गिर जाएगी, जिससे गिरने से चारों तरफ गिरा हुआ पेट्रोल आग पकड़ लेगा और चारों तरफ आग लग जाएगी। मुक्सिम ने बहुत महारत से ये काम किया था। ये काम करते एक फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हावर की तरफ एक आखिरी नजर देखा और उस घर से बाहर निकल गया। मुक्सिम घर से अभी कुछ फासले पर ही आया था कि उसे अपने सामने से गाड़ी आती दिखाई दी। उस गाड़ी को 1 मिनट में ही पहचान गया था। गाड़ी वहीं पर रुक गई और उसमें से अलीसा निकलकर बाहर आई थी। अलीसा की तरफ देखते मुक्सिम थोड़ा परेशान हुआ। मीर मीर सैम अंदर है, आपको नहीं पता? उसे लेकर आए। अलीसा मुक्सिम के करीब आती उसे देखते हुए घबराए हुए लहजे में बोली। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मुक्सिम अलीसा की कलाई पकड़ता अपने करीब करते हुए बोला, वो सैम अंदर है, उन लोगों ने उसे कहीं छुपाया है, उसे निकाल ले प्लीज, उसे ले आए। अलीसा रोते हुए मुक्सिम से बोली और आगे की जानिब कदम बढ़ाने चाहे जब मुक्सिम ने उसे अपने हसार में ले लिया। नहीं है अंदर कोई भी, और तुम्हारा भाई भी ठीक है। मुक्सिम ने उसे संभालना चाहा। वो अंदर ही है, वो लोग मेरे साथ ही उसे लेकर आए थे, प्लीज आप उसे लेकर आए। आप वो ऐसे कैसे क्यों बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना वो अंदर ही है। अलीसा हिचकियों से रोती हुई मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। क्या हो गया है तुम्हें? मैं बोल रहा हूं ना कि वो नहीं है अंदर, अपने घर पर मौजूद है। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे भाई को। मुक्सिम उसे अपने दोनों बाजुओं से सख्ती से पकड़ता संजीदगी से बोला, वो घर पर नहीं है, वो यहाँ पर है। आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं हो रहा?
अलीसा मुक्सिम के सीने पर दोनों हाथ रख के उसे दूर करते हुए बोली। जब अचानक पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ, अलीसा ने जल्दी से पलट कर पीछे देखा तो वो साकित रह गई। होने वाले धमाके की वजह से चारों तरफ आग ही आग थी। वो घर आग की लपेट में आ चुका था। यूं लग रहा था जैसे ये सब कभी आग हो गया होगा। अलीसा बिल्कुल साकित नजरों से सामने झुलसते घर को देख रही थी। मेरा भाई! अलीसा के फक्त होंठ हिले थे, जबकि आवाज गले में ही कहीं दबकर रह गई थी। अलीसा को ऐसे साकित देखकर मुक्सिम ने अलीसा का रुख अपनी जानिब करना चाहा, मगर उससे पहले ही वो होश और आवाज से बेगाना होती मुक्सिम के बाजुओं में झूल गई। इस वक्त मुक्सिम हॉस्पिटल में मौजूद सामने आईसीयू के दरवाजे को अपनी सुर्ख अंगार आंखों से घूर रहा था, जहां अलीसा को ले जाया गया था। आज एक बार फिर अलीसा अपनी नादानी में मुक्सिम को इस जगह लाकर खड़ा कर गई थी, जहां पर पहले बहुत मुश्किल से मुक्सिम खड़ा था, मगर अब उससे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। मुक्सिम सबकी इंतहा पर था। वो तो किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकता था वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। सरदार साहब, आमना बेगम, उमर और आसिम भी वहीं मौजूद थे, जबकि बीजान और रज़िया बेगम भी कुछ देर पहले ही वहां आई थी और इफ्रा उनके साथ ही मौजूद थी। आमना बेगम मसल्ले पर बैठी रो रो कर मुसलसल अपनी बेटी की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी, जबकि इफ्रा भी उन्हीं के साथ ही जाए नमाज पर बैठी खुदा के आगे सिर्फ अलीसा की और उसके बच्चे की सलामती की दुआ कर रही थी। आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर के साथ जैद भी वहां से बाहर आया और चलता हुआ मुक्सिम के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ है जैद? कैसी है वो? जहांजीब जैद की तरफ देखते हुए बोला। मेरी बात सुन यार, अलीजा ने एकदम से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लिया है, जिसकी वजह से उसके दिमाग की शरियानें एकदम से सुन हुई थी। अगर ये थोड़ा सा भी और डिप्रेशन में चली जाती ना तो इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता और उसके बाद शायद ही मुमकिन होता कि हम बचा पाते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो अब ठीक है। लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, उन्हें बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाने देना। जिस हालत में वो है उस हालत में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करो और उससे खुश रखने की कोशिश करो। टेंशन उसके लिए जानलेवा है। अगर दोबारा वो डिप्रेशन में गई तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर उसे बचाना हमारे लिए नामुमकिनियात में से एक है। जैद ने मुहसिन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सारी तफसील बताई। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन दवाइयों के ज़ेर असर है। 1 घंटे तक उसे होश आ जाएगा, फिर आप सब उससे मिल लेना। जैद सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जबकि कब से सबकी अटकी हुई सांसें बहाल हुई थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी बच्ची की और उसकी औलाद की हिफाजत की। बीजान ने हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए कहा और शुक्रिया अदा किया, जबकि आमना बेगम शुक्राने की नफल अदा करने लगी। बीजान ने हॉस्पिटल में ही मौजूद अलीसा के सर के कई बार सदके दे डाले थे, जबकि मुक्सिम बिल्कुल चुप था। उसे तब से एक लफ्ज़ नहीं बोला था। अलीसा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो उसको किसी अनजान जगह पाया। कुछ देर तो छत को घूरती रही, मगर जैसे जैसे ज़हन बेदार होने लगा वैसे वैसे उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देने लगी। क्या हुआ मेरा बच्चा, ठीक हो तुम? सरदार साहब अलीसा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, जबकि जानी पहचानी आवाज़ सुनकर अलीसा ने गर्दन मोड़कर अपनी दाईं जानी देखा, जहाँ सरदार साहब मुस्कुराकर उसे दिख रहे थे और उनके बिल्कुल साथ ही बिल्कुल सही सलामत सैम खड़ा था। अलीसा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सैम? अलीसा सैम की तरफ देखती हुई बोली और आहिस्ता से उठ कर बैठी। क्या हुआ आपी, आप ठीक हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? सैम अलीसा का हाथ थामते हुए बोला तो अलीसा ने अपना ड्रिप लगा हाथ सैम के मुंह पर रखा तो उसकी आंखें एकदम से आंसू से भर गई। क्या हुआ आपी? आसिम परेशान सा होता अलीसा के करीब होकर बैठा, जबकि अलीसा बगैर कुछ बोले ही आसिम के गले लग गई थी। आपी? आसिम परेशान हुआ, तुम कहाँ थे सैम? अलीसा सैम से अलग होती उसकी तरफ देखती हुई बोली। आपी, जब मैं सबा आपी की गाड़ी ठीक करने गया था तब मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। फिर मुक्सिम भाई ने मुझे वहां से निकाल कर घर भिजवा दिया और जब मुझे होश आया तो तब मैं घर में था और दाद भाई मेरे पास मौजूद थे, इसलिए उनसे मुझे मालूम हुआ कि मुझे घर पर वो ही लेकर आए थे। आसिम ने अलीसा को तमाम तफसील बताई तो अलीसा को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वो पागल होती जा रही थी और मुक्सिम उसे बार बार बोल रहा था कि तुम्हारा भाई ठीक है, वो घर पर मौजूद है, मगर वो उसकी बात का यकीन नहीं कर रही थी और इस हालत में पहुंचकर शायद उससे मुक्सिम को बहुत बड़ी तकलीफ दी थी। दोबारा से वही तकलीफ में मुब्तला कर दिया था जिससे पहले वो बहुत मुश्किल से निकला था। अलीसा शर्मिंदगी की गहराइयों में डूबती जा रही थी। उससे सिर्फ अपनी ही जिंदगी मुश्किल में नहीं डाली थी, बल्कि उससे मुक्सिम के बच्चे की भी जिंदगी खतरे में डाल दी थी। सबसे पहले तो मुक्सिम के सख्ती से मना करने के बावजूद भी वो घर से किसी को बगैर बताए बाहर आ गई थी और उसके बाद ये गलती कि वो बगैर सोचे समझे दोबारा उसी जगह पर गई और मुक्सिम के मना करने के बावजूद
पागलों की तरह उस घर की जानिब जाने लगी और इस बात को अपने ज़हन में हावी करके खुद को इस हालत में पहुंचा दिया, बल्कि खुद से भी ज़्यादा बुरी हालत में मुक्सिम को पहुंचाया था उसने। अलीसा मुसलसल शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उससे बहुत रोना आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि मुक्सिम उसके सामने हो और उससे लिपट कर बहुत रहे, मगर ऐसा मुमकिन ना था क्योंकि मुक्सिम वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, जबकि उसके अलावा यहाँ पर हर शख्स मौजूद था और सब अलीसा से उसका हाल चाल भी पूछ रहे थे, बातें करने की कोशिश भी कर रहे थे, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं था। फरी, मीर कहाँ है? अब की बार अलीसा ने इफ़रा से पूछ ही लिया, जो उसके करीब ही बैठी उसे सूप पिला रही थी। पता नहीं भाभी, भाई तो तभी चले गए थे जब नर्स ने आकर बताया कि आपको होश आ रहा है। इफ़रा अलीसा की जानिब देखती मुस्कुराकर बोली, वो मुझसे मिलकर भी नहीं गए, नाराज है मुझसे। अलीसा अपना चेहरा झुकाते आंसू जब्त करती हुई बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। भाई आपसे भला कैसे नाराज हो सकते हैं? उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया होगा इसलिए गए होंगे। फिक्र मत करें, अभी आप डिस्चार्ज हो जाएंगी, फिर हम घर चले जाएंगे और भाई वहीं पर आ जाएंगे। इफ़रा अलीसा की तरफ सो बढ़ाते हुए बोली तो अलीसा ने फक्त हाँ में सर हिला दिया। अलीसा को आज घर आए पूरा एक दिन गुजर चुका था। जब से वो घर वापस आई थी, भी जाने ना जाने उससे कितनी बार सदके दे दिए थे, कितनी बार उसकी नज़र उतार दी थी। दिन से रात भी हो गई थी, मगर मुकसिम का कहीं भी अता पता ना था। वो तो अभी तक घर ही नहीं आया था। जबकि अलीसा ने एक मिनट भी सुकून का सांस नहीं लिया था। उसकी निगाहें बार बार मुकसिम को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उससे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि उसके पास घर में मौजूद तमाम अफराद उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। वक्फे वक्फे से कभी उसे कुछ खिलाते और कभी कुछ खिलाते, लेकिन उससे सबसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ एक इंसान चाहिए था, उसका शोहर, लेकिन वो वहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। जाने वो कहाँ था? जहाँ तक वो जानती थी, वो तो इतना दूर उससे कभी नहीं रह सकता था, फिर वो इतनी देर से कहाँ गायब था? भाभी, क्या हुआ है? क्यों परेशान है? इफ़रा अलीसा को मुसलसल फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर बोली, जो शायद बार बार किसी को कॉल कर रही थी और चेहरे पर परेशानी साफ लाहक थी। फरी, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? उनका तो फ़ोन भी बन जा रहा है, वो अभी तक घर भी नहीं आए। अलीसा बेहद परेशान होती इफ़रा की तरफ देखती बोली, बाबा, मैं भी कब से भाई को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर उनका फ़ोन बन जा रहा है। दाद भाई से उनकी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में इलाके से बाहर गए हैं और कुछ देर तक आ जाएंगे। आप फिक्र मत करें, आ जाएंगे भाई। किसी वजह के तहत तो उन्होंने फ़ोन बंद किया होगा। इफ़रा अलीसा को हौसला देते हुए बोली, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। वो कहाँ से हौसला कर सकती थी जब तक वो खुद अपनी आंखों से देख न लेती। वो आगे ही शर्मिंदगी की गहराइयों में थी। उसे रह रहकर अपनी गलतियाँ याद आ रही थी। मुकसिम से माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर मुकसिम उसके सामने ही नहीं आ रहा था। अब तो अलीसा रोने की दर पर थी। मीर, प्लीज़ आ जाए, मुझे इतना तंग मत करें, मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। अलीसा अपने आंसुओं को अपने अंदर धकेलती दिल ही दिल में मुकसिम से मुखातिब हुई। बेसमेंट ने हर तरफ दिल दहला देने वाली चीखें गूंज रही थीं, जबकि उनके सामने उन्हें बेदर्दी से मारता हुआ शख्स सरिंदा साबित हो रहा था। वो सामने मौजूद आदमियों को इस तरह से मार रहा था कि शायद कोई जानवर भी ऐसे दूसरे जानवरों को चीरता फाड़ता नहीं होगा, जिस तरह वो अपने मजबूत आलाओं के सामने मौजूद आदमियों के जिस्मों के आज़ाद चीर फाड़ रहा था। उन लोगों की सांसें खत्म होती देखकर मुकसिम वहां से उठा और एक नज़र अपने खून आलूदा कपड़ों पर डाली। इस वक्त उसके कपड़े सुर्ख खून से रंगे हुए थे। जितनी बेदर्दी से उसने उन लोगों को मारा था, उनके खून के दाग उसके कपड़ों पर साफ वाज़ेह थे। मुकसिम ने एक नज़र खुद को देखकर कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। उसका रुख अब अपने फार्म हाउस की तरफ था। फार्म हाउस आकर मुकसिम ने नहा धोकर अपने कपड़े चेंज किए और बाहर आकर अपने फ़ोन की तरफ देखा, जो पिछले एक दिन से बंद पड़ा था। मुकसिम ने फ़ोन पकड़कर ऑन किया। ऑन करते ही उसे स्क्रीन पर एलिसा की बेशुमार कॉल्स दिखाई दी। साथ आलिम साहब की भी कॉल्स, जहांसेब की कॉल्स। उसे घर के हर फर्द ने मुकसिम को बेतहाशा कॉल्स की हुई थी। अभी वो कॉल हिस्ट्री देख ही रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो जहांसेब की कॉल थी। उससे कॉल अटेंड करते फ़ोन कान से लगाया और चलता हुआ शीशे के सामने आन खड़ा हुआ। कितनी देर से तुझे कॉल्स कर रहे हैं? कहाँ पर है तू? कुछ होश है कि नहीं? यहाँ पर तुम्हारी बीवी बार बार सबसे तुम्हारे बारे में पूछ रही है। तुम हो किधर? फ़ोन के स्पीकर में जहांसेब की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। रात तक आ जाऊंगा। मुकसिम ने सिर्फ इतना बोलते फ़ोन बंद कर दिया और फ़ोन ऑफ करते ड्रेसिंग टेबल पर उछालने वाले अंदाज में रखा और अपने बाल ब्रश करने लगा। जबकि मुकसिम की इस हरकत पर जहांसिब ने फ़ोन आगे करते उसे खूंखार निगाहों से घूरा था, जैसे फ़ोन की जगह मुकसिम मौजूद हो। एक इसकी बहन है जो अपनी भाभी की खिदमतों में लगी हुई है। 2 दिन से अपने शोहर का कोई होश ही नहीं।
اور ایک اس کا بھائی ہے جس میں ذرا تمیز تہذیب نام کی چیز نہیں ہے۔ واہ رے قسمت، کہاں پھنسا دیا تو نے مجھے۔ دونوں بہن بھائی ایک ہی جیسے ہیں، احسان فراموش کہیں گے۔ جہاں سے خود سے بڑبڑاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جہاں سے کچن کے قریب سے گزر رہا تھا، جب اسے افرا کچن میں جاتی ہوئی دکھائی دی تو جہاں سے نے مسکرا کر اس کے پیچھے ایک قدم کچن کی طرف بڑھائے۔ افرا اپنے منہ دہان چائے بنا رہی تھی، جبکہ کچن میں افرا کے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا۔ جہاں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کیا کر رہی ہو مسز؟ جہاں سیب اسے پیچھے سے اپنے ہاتھ سار میں لیتے سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو جہاں سیب کے اچانک اتنا قریب آنے پر افرا بھکلائی۔ چائے بنا رہی ہوں، آپ کو دکھائی نہیں دیتا کیا؟ افرا اپنی بھکلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، جبکہ اس نے پوچھے گئے سوال پر چلا ہوا جواب سن کر جہاں سیب نے افرا کو گھورا۔ مسز، تمہارے کچھ زیادہ ہی پڑھ نہیں نکل ہے۔ جہاں سیب اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کو کبوتر دکھائی دیتی ہوں؟ افرا جہاں سیب کی طرف روک کرتے اسے گھورتے ہوئے بولی، ویسے تم میں اور تمہارے بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں بھی تہذیب نام کی چیز نہیں اور تم میں بھی نہیں، بس تم میں تھوڑی سی عقل ہی کمی ہے۔ جہاں سیب اسی کنپٹی پر 2 انگلیاں رکھتے ہوئے بولا تو افرا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جو ایک سیکنڈ میں اسے عقل کا تانا دے گیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی کو عقل کا تانا دیتے ہوئے؟ افرا کمر پر دونوں ہاتھ رکھے جہاں سیب کو گھورتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے بالکل شرم نہیں آتی۔ اب کم از کم اتنا شریف تو میں بالکل نہیں بن سکتا، اس لیے تم مجھ سے شرم کی توقع منع ہی کرو تو بہتر ہے۔ جہاں سیب اسی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، چھوڑے مجھے، یہ ہمارا کمرہ نہیں کچن ہے۔ افرا نے اسے یاد دلانا چاہا۔ تو کیا ہوا؟ جہاں سیب اسے اور قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی حالت سے وہ محسوس ہو رہا تھا، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ افرا نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی ایک کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، میں بول دوں گا ہم دونوں مل کر کھچڑی پکا رہے تھے۔ جہاں سیب ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا، اپنی کھچڑی بعد میں پکا لیجیے گا، آپ دونوں فی الحال بی جان باہر چائے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اپنے پیچھے سے عائشہ کی آواز سن کر جہاں سیب نے جھٹکے سے افرا کو چھوڑا اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا، جبکہ افرا اپنا دوپٹہ صحیح کرتی چور نگاہ سے عائشہ کو دیکھنے لگی، جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر جہاں سیب کچن سے باہر نکل گیا۔ تو تم کب آئی؟ افرا عائشہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ابھی جب تم کھچڑی بنا رہی تھی۔ عائشہ افرا کی طرف دیکھتی شرارت سے بھرپور لہجے میں بولی، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ ادھر کھچڑی بن رہی ہے، ورنہ میں یہاں آنے کی غلطی بالکل بھی نہ کرتی۔ عائشہ ابھی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ فضول بکواس بند کرو اپنی اور یہ چائے پکڑو، افرا عائشہ کو گھورتے ہوئے بولی اور چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ لو لو، اب اس میں میرا کیا قصور؟ کھچڑی تو تمہاری۔ ابھی عائشہ اس سے آگے کچھ بولتی افرا نے پاس پڑا ایک کھانے کا چمچ اٹھا کر عائشہ کی طرف پھینکا، جسے نیچے جھکتے ہوئے وہ ناکام بنا گئی اور جلدی سے کچن سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ایک تو میرا شوہر مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا، ان سے تو میں بعد میں پوچھوں گی، صبر رکھیں ذرا۔ افرا خود سے بڑبڑاتی ہوئی دوسری ٹرے پکڑتی کچن سے باہر نکل گئی۔ یار بہت بہت مبارک ہو، میں حالہ بننے والی ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا۔ عائشہ لیسا کے گلے کس کے لگتی خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، جب سے اس سے وہ مریم کو معلوم ہوا تھا کہ علیسا پریگننٹ ہے، تب سے وہ خوشی سے جھوم ہی رہی تھی۔ وہ تو صرف علیسا کی طبیعت کا سن کر اس سے ملنے آئی تھی، مگر آگے سے ملنے والی گڈ نیوز سن کر اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بہت بہت مبارک ہو میری جان، اللہ پاک تمہیں اور تمہارے بچے کو سلامت رکھے، اور بھائی اور تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مریم علیسا کے گلے ملتی ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی بولی، آمین ثم آمین۔ علیسا سے پہلے ہی پاس کھڑی افرا اور عائشہ نے اونچی آواز سے بول دیا تو علیسا ان سب کو دیکھ کر مسکراتی اور پھر وہ چاروں بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ افرا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو جہاں سے کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا پایا، جو اپنے بال برش کر رہا تھا۔ جہاں سے کو دیکھتے ہی افرا کو اس کی صبح والی حرکت یاد آ گئی اور وہ تیزی سے جہاں سیب کی طرف گئی اور اس کی پشت پر اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر بات سنے ذرا میری، افرا جہاں سیب کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تو جہاں سیب اس کی جانب مڑا، اسے اپنے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑے دیکھ کر جہاں سیب نے دائیں آئی برو جھکائی، جیسے اشاروں میں پوچھ رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے محترمہ، اب میں نے کیا کر دیا؟ آپ نے کیا مجھے بدنام کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے؟ نہیں، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ مجھے ایک بار بتا ہی دیں، سب کی نظروں میں بار بار مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں اپنی الٹی حرکتوں سے، آپ باز ہی نہیں آتے۔ افرا جہاں سیب کو گھورتے ہوئے بولی۔ جہاں سیب نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے سامنے کھڑی پٹر پٹر زبان چلاتی اپنی افلاطون بیوی کو دیکھا، جو پتہ نہیں کیا ارادے لیے اس کے سامنے کھڑی
बिल्कुल लड़ाका उर्दू की तरह लड़ने में मसरूफ थी। बोलें, जवाब दें, ऐसे घूर क्यों रहे हैं? इफ़रा जहांज़ेब की घूरने से चिढ़कर बोली। जहांज़ेब ने बगैर उसे कोई जवाब दिए उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जबकि इफ़रा अपना तवाज़ुन बरकरार न रखते हुए सीधे उसके सीने से टकराई थी। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम? जहांज़ेब उसकी कमर पर अपने दोनों बाजू हायल करते हुए बोला, छोड़े मुझे, आपको कोई और काम नहीं है क्या? हर वक्त खींचातानी ही करते रहते हैं। इफ़रा जहांज़ेब की पकड़ में फड़फड़ाते हुए बोली। नहीं, मुझे और कोई काम नहीं है। और तुम जो इतने दिनों से मुझसे बच रही थी ना, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। एक एक हिसाब गिन गिन कर लूंगा। जहांज़ेब सोमाइनी अंदाज से बोला तो इफ़रा ने एकदम घबरा कर जहांज़ेब की तरफ देखा और उसकी नज़रों ही में नजर आता मफहूम पढ़कर फौरन अपनी नज़रें झुका गई। छोड़े, मुझे चेंज करना है। इफ़रा जहांज़ेब के आसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। अब तो इस बात को भूल ही जाओ मिसेस, कि मैं तुम्हें अब एक सेकंड के लिए भी छोड़ूंगा। जहांज़ेब झुककर उसे अपने बाजू में उठाते हुए बोला, जबकि इफ़रा को उसके इरादे बहुत खतरनाक लगे थे। जहांज़ेब ने नरमी से उसे बेड पर लेटाया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। मुझे नींद आ रही है। इफ़रा ने फुर्सत से अपना रुख बदलाना चाहा, मगर जहांज़ेब उसका इरादा भी नाकाम बना गया था। अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम खुद भी नहीं। जहांज़ेब बोलता इफ़रा को बगैर समझने का मौका दिए उसके होंठों पर झुका, जबकि इफ़रा की धड़कनें एकदम तेज हुई थीं। उसकी सांस को कैद में लिए वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि इफ़रा को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। जहांज़ेब ने उसके लबों को आज़ादी बख्शी, मगर ये आज़ादी सिर्फ 2 सेकंड की थी। जब जहांज़ेब ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और दोबारा उसके होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया, जबकि इफ़रा बेबस होती खुद को जहांज़ेब की पनाह में छुपा गई। मुकसिम रात के 2 बजे घर लौटा था। अपने कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र सामने बेड पर लेटी उस दुश्मनी जां पर गई जो आंखें बंद किए सो रही थी। मुकसिम एक नज़र उसे देखता अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंकता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अलीसा की अचानक आंख खुली थी। उससे उठकर खड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। उससे नज़र कमरे में दौड़ाई तो उसे सोफे पर मुकसिम का कोट पड़ा हुआ दिखाई दिया, जबकि वॉशरूम की लाइट ऑन थी और वहाँ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुकसिम की मौजूदगी को महसूस करते अलीसा बहुत खुश हुई और उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई और मुकसिम के बाहर आने का इंतजार करने लगी। मुकसिम फ्रेश होकर आया तो बगैर अलीसा की तरफ देखते चलता हुआ अपने बेड के करीब आया और साइड टेबल ड्रॉर्स में से सिगरेट की डब्बी और लाइटर उठाया और बेलकोनी में चला गया। इस सारे अमल में उससे एक बार भी अलीसा की तरफ नहीं देखा था। मुकसिम की इस कदर नज़रअंदाज करने पर अलीसा की आंखें आंसू से भर गई थी, मगर वो जानती थी वो उससे नाराज था। इससे खुद से हिम्मत करती उठी, दुपट्टा गले में डालकर और पाँव में स्लीपर पहनकर कदम बेलकोनी की जाने बढ़ाए। अलीसा बेलकोनी में आई तो उसने देखा मुकसिम बेलकोनी में मौजूद पोर्च पर बैठा उंगलियों में सिगरेट दबाए सिगरेट के गहरे कश ले रहा था, जबकि चेहरे पर चट्टानों से सख्ती और संजीदगी साफ साझा थी। जिन आंखों में अलीसा को देखते ही चमक उभरती थी वो आंखें सुर अंगार बनी हुई थी। अलीसा को मुकसिम से खौफ सा महसूस हुआ, मगर वो पीछे नहीं हट सकती थी, इसलिए उसने मुकसिम की जानिब कदम बढ़ाए। मीर, अलीसा मुकसिम के बिल्कुल करीब खड़ी होती मध्यम आवाज से बोली, मगर आगे से कोई जवाब ना आया। मीर, अलीसा ने फिर से पुकारा। जाओ यहाँ से। मुकसिम ने सर लहजे में जवाब दिया। नहीं, आप मेरी बात सुने। अलीसा मुकसिम के और करीब जाते हुए बोली। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। मुकसिम की आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा सख्त थी, जबकि अलीसा अब रोने की दर पर थी। बगैर मुकसिम की बात पर ध्यान दिए अलीसा मुकसिम के करीब आई। कुछ पल तो उसे देखती रही जो बगैर उसकी तरफ देखे दूसरा सिगरेट चला चुका था। अलीसा ने एक नज़र मुकसिम की तरफ देखा और फिर दूसरी नज़र उसके हाथ में दबी सिगरेट को बगैर कुछ भी सोचे समझे अलीसा ने मुकसिम के हाथ से वो सिगरेट पकड़कर सामने रखी एस्ट्रे में मसल दिया और मुकसिम की गोद में बैठकर उसकी गर्दन में अपने दोनों बाजू हायल कर दी। उसी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई। मतलब डांट भी खा लेनी थी और रहना भी उसी के पास था। उसे पूरा यकीन था कि जो हरकत उसने की है मुकसिम उस पर ज़रूर गुस्सा करेगा, इसलिए वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। कम से कम वो कुछ बोलेगा, डांटेगा, मगर खुद से अलग तो नहीं करेगा। ये क्या हरकत थी? अगर मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी डील का नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। मुकसिम ने अलीसा को घूरने की कोशिश की, मगर ये नाकाम था, क्योंकि वो अपना चेहरा तो उसी की गर्दन में छुपाए हुई थी और उससे खुद से दूर करना मुकसिम के लिए नामुमकिन सा काम था। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अलीसा को खुद से दूर नहीं कर सकता था। मैं आपका कोई फ़ायदा नहीं उठाती, बस आप मुझसे बहुत नाराज़ हो जाते हैं। अलीसा उसके साथ और चिपकती हुई बोली, जबकि मुकसिम की तरफ देखने की गलती वो खुद भी नहीं कर रही थी। पीछे हटो, कि एल्फी की तरह चिपके जा रही हो मेरे साथ। मुकसिम उसके बाजुओं से उसे थामते हुए बोला,
جبکہ علیسا نے اور سختی سے اس کی گردن کے گرد بازو حائل کر دیے تھے۔ ابھی علیسا کچھ بولتی، محسن نے فوراً اسے ٹوکا۔ خبردار، خبردار جو اپنی زبان پر تم یہ سوری لفظ کو لے کر آئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری غلطیوں کے آگے یہ سوری لفظ آنا چاہیے؟ جو کچھ تم کرتی پھر رہی ہو اس سب کے سامنے ایک سوری کی کیا اہمیت ہے؟ محسن ہلکی آواز میں گھرایا۔ میں جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، علیسا روندی آواز سے بولی۔ آپ جان بوجھ کر مجھے تڑپا رہے تھے نا، مجھ سے دور رہ کر، تاکہ مجھے تکلیف ہو؟ محسن کی گردن میں ہی منہ چھپائے نم آواز سے بولی، جبکہ محسن کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اتنی ناراضگی ظاہر کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کو ابھی تک عقل نہیں آئی تھی۔ ابھی تک وہ یہی سوچ رہی تھی کہ محسن اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، جبکہ وہ تو اس کی تکلیف کی وجہ سے ہی اس سے دور ہوا تھا، کیونکہ اس سے اس کا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ علیسا کے سامنے رہتا تو ضرور ایسے سخت الفاظ بول دیتا جس سے علیسا برداشت نہ کرتی اور اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی، اور یہاں پر محترمہ کا دماغ ہی الٹا چل رہا تھا۔ شرافت کے ساتھ یہاں سے اٹھ کر اندر چلی جاؤ، ورنہ تمہارے کان کے نیچے 2 تھپڑ لگانے سے میں بالکل گریز نہیں کروں گا۔ محسن علیسا کا بازو پکڑتے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے سخت ترین لہجے میں بولا۔ میں شرافت کے ساتھ کیوں جاؤں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، آپ میرے شوہر ہیں، شرافت نہیں۔ علیسا محسن کی گردن میں دوبارہ بازو سختی سے حائل کرتی ہوئی بولی، جبکہ محسن کا جی چاہ رہا تھا یا تو اپنا سر پھاڑ دے یا پھر اس محترمہ کو تو کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ سوری نا، معاف کر دیں پلیز، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، پکا ہوا تھا۔ علیسا محسن کی گردن سے چہرہ نکالتے محسن کی طرف دیکھتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے معصوم سی شکل بنا کر بولی، اور یہاں محسن میر احمد بے بس ہوا تھا۔ یہاں پر اس کا دل چاہا تھا کہ اپنی تمام تر ناراضگی کو چولہے میں جھونک کر اپنی جان کو اپنی پناہوں میں بھر لے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ علیسا 2 بار یہ غلطی کر چکی تھی اور وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ ایسی نادانی کرے، اس سے چہرے پر سنجیدگی اور سخت لہجہ اپنائے رکھا تھا۔ میں نے بولا تھا نا کہ میں بار بار غلطی معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور تم نے یہ ایک غلطی ایک بار نہیں بار بار کی ہے، اور میں اصول پسند انسان ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ بیکار کی محنت چھوڑو اور چپ چاپ جا کر سو جاؤ۔ محسن علیسا کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں بولا، میں نہیں جاؤں گی، آپ جو مرضی کر لیں۔ علیسا جیسے ضد لگا کر بیٹھ گئی تھی کہ محسن کو منع کر ہی رہے گی، ورنہ یہاں سے ہرگز نہیں جائے گی۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، محسن دانت پیستے ہوئے بولا۔ آپ کر لے سکتی، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ علیسا کے آنسو اب محسن کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ محسن نے ایک بے بس سی نگاہ اس کے چہرے پر دوڑائی جس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ محسن نے نرمی سے علیسا کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ کیوں خود کو تڑپا رہی ہو میری جان؟ جب غلطیاں کرتی ہو تو ناراضگی برداشت کرنے کی ہمت بھی رکھا کرو۔ محسن اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میں نہیں، آپ تڑپا رہے ہیں ناراض ہو کر، دور رہ کر۔ علیسا سوسو کرتی بولی، اور اس وقت محسن کو اتنی پیاری لگی، اس کا جی چاہا اسے وہ خود میں سنبھالے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے، مگر آپ تو ایسے نہ کریں۔ علیسا اپنے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر محسن کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، جبکہ محسن کو اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں آنسوں کا سمندر دیکھ کر اپنا آپ اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ محسن بغیر کچھ بولے ایک دم سے علیسا کو کھینچ کر خود میں بھینچتا تھا، اور یہ اس کی ناراضگی کی آخری حد تھی، اس کے علاوہ وہ اسے تڑپا نہیں سکتا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے ڈر کی کس دہلیز پر لا کر کھڑا کیا تھا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا میری جان تو بتاؤ میں کیا کرتا؟ محسن علیسا کو خود میں بھینچے ہوئے بولا، میں علیسا نے محسن سے الگ ہوتے کچھ بولنا چاہا۔ شش! محسن نے اسے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ کچھ مت بولو، صرف مجھے سنو۔ محسن اس کی نم آنکھوں پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا، جو رونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکی تھیں اور سوج بھی چکی تھیں۔ تم نے اپنی نادانی میں صرف اپنی ہی نہیں بلکہ ہمارے آنے والے بچے کی جان بھی خطرے میں ڈالی تھی۔ اس وقت اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ میں اذیت کی کس انتہا پر ہوں تو شاید میں لفظوں سے بیان نہ کر پاتا۔ تم خدا کا دیا ہوا انمول تحفہ ہو میرے لیے، مگر تم ہی مجھ سے دور چلی گئی تو بتاؤ میں زندہ رہ سکوں گا کیا؟ یہ سانس چل سکیں گی کیا جن کی مکین تم ہو؟ محسن اس کے چہرے پر جا بے جا اپنا لمس چھوڑتا ہوا بول رہا تھا۔ محسن کے الفاظوں نے علیسا کو تڑپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے تڑپ کر محسن کی طرف دیکھا تھا، وہ کیا باتیں کر رہا تھا۔ خدا نے مجھ پر بہت نوازشیں کی ہیں، ہر بار مجھے وہ عطا کیا جس کی مجھے امید ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے میں اپنے خدا کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ میرے رب نے تمہاری جان 2 بار بخش کر مجھے پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور میں اپنے خدا کا احسان مند ہوں۔
لیکن اپنی نادانیوں سے جو ظلم تم خود پر اور مجھ پر کرتی ہو اس کا دعویٰ کون کرے گا؟ محسن اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کر رہا تھا، جبکہ علیزہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ اپنی نسیں جھکا گئی تھی۔ آپ مجھ سے دور مت ہوا کریں، مجھے میری جان جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ علیزہ نے نسیں جھکاتے ہوئے ہی محسن کو جواب دیا تھا۔ میں تم سے ایک دن دور رہا تمہارا شکوہ کرنا بنتا ہے، مگر مجھے اپنی غلطیوں کا مداوع کرنا اچھے سے آتا ہے۔ محسن علیزہ کو گہری نسوں سے دیکھتا ہوا بولا، اور پھر ایسے ہی اسے اپنے بازو میں اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے کمرے میں لا کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری محبت کی انتہا کیا ہے۔ محسن نے بولتے بغیر علیزہ کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں کو اپنے سخت گرفت میں لیا تھا، جبکہ اس کے لمس میں جنونیہ شدت محسوس کرتے علیزہ کانپی تھی، مگر محسن کو دور خود سے بالکل نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے خود سے دور کر کے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی سکون سے اپنی آنکھیں بند کرتی، اس کی گردن میں بازو حائل کرتی محسن کو اپنا آپ سونپ گئی، جبکہ محسن نے اسے کسی گڑیا کی طرح خود میں سمیٹا تھا اور اپنے ہر انداز سے بتایا تھا کہ وہ اس سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ وقت کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ علیزہ کی پریگنینسی کا چوتھا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور سب مل کر اس کا بے حد خیال رکھ رہے تھے، جبکہ دوسری طرف افرا اور جان زیب کی طرف سے اب تک کوئی گڈ نیوز نہیں ملی تھی، لیکن اس سب کا کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، انسان کا اس میں کوئی بس نہیں چلتا۔ صبح طبیعت کچھ بہتر ہونے کے بعد حویلی آئی اور سب سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ اس سے بہت رو رو کر سب سے معافی مانگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس سے جانے انجانے میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ غلطیاں سر انجام دی دیں، اس سے رخ مت موڑے لیکن اسے معاف کر دیں۔ صبا کی بات پر علیزہ نے تو اسے فوراً ہی معاف کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان ہی ہے جو غلطیاں کرتا ہے، اور میں تو آپ سب کے سامنے صحیح سلامت کھڑی ہوں، یہ بھی صبا کی وجہ سے ہی ہے۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا، مجھے لگنے والی گولی خود اپنے سینے پر کھائی۔ اس سے ناراض ہونا یا کسی بات کا کوئی بھی گلہ کرنا نہیں بنتا۔ صبا میری بہنوں کی طرح ہے، جیسے مجھے افرا، عائشہ اور مریم عزیز ہے، ویسے ہی مجھے صبا بھی ہے۔ علیزہ نے مسکرا کر 1 منٹ میں صبا کو معاف کر دیا تھا، جبکہ علیزہ کے معاف کر دینے کے بعد گھر والوں کا کوئی بھی اعتراض کرنا نہیں بنتا تھا۔ اس سے سب نے دل بڑا کرتے ہوئے صبا کو معاف کر دیا اور اس کی غلطی پر پردہ ڈال کر اسے دوبارہ بیٹی کی طرح اپنا لیا۔ اور اب صبا کی منگنی اس کے ماموں کے بیٹے سے طے ہو گئی تھی۔ منگنی کے بعد اس کا نکاح ہونا تھا اور اس کے بعد اس سے ملک سے باہر چلی جانا تھا۔ صبا کو اپنی غلطی کا بہت پچھتاوا تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن سے محسن کا خیال نکال کر اپنا ذہن بالکل صاف کر لیا، اور اب اس کے ذہن میں صرف ایک شخص کے لیے محبت پیدا ہو سکتی تھی، اس کے لیے جو کہ اس کا محرم ہوگا۔ ان 4 مہینوں میں علیزہ نے محسن کو دکھنے کا ناچ نچایا تھا۔ پہلے تک تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں رہتی تھی، جب مرضی اس کی طبیعت بگڑ جاتی تھی اور حد درجہ خراب رہتی تھی، مگر کچھ ہفتوں سے اس کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ شاید یہ سٹارٹنگ کے ڈیز کی وجہ سے ایسا تھا، مگر جب سے اس کی طبیعت سنبھلی تھی تب سے اس نے محسن کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ 1 منٹ بھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ اگر وہ اس پہ ذرا سی بھی سختی کرنے کی کوشش کرتا تو فوراً اسے آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھتی، اور بس پھر وہ آخری ہتھیار تھا جو علیزہ بہت مہارت سے استعمال کرتی تھی۔ رات سے 3 بج رہے تھے جب علیزہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، کچھ دیر لمبے لمبے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے لگی، پھر اس نے محسن کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ میر اٹھیں، علیزہ محسن کے بازو کو ہلاتی ہوئی بولی، مگر وہ نہیں اٹھا۔ اٹھیں میر، میری بات سنیں۔ علیزہ نے دوبارہ کوشش کی تو محسن جو گہری نیند سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ محسن علیزہ کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کے وقت اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے محسن نیند میں بھی محتاط رہتا تھا کہ اس کی ایک آواز پر فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، جس کی وجہ سے اس بیچارے کی نیندیں ہی اڑ گئی تھیں۔ میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے کیری لا کر دے، علیزہ محسن کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا؟ محسن کو شاید سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے بولا ہے مجھے کیری لا کر دے۔ کیری مطلب کچا آم؟ علیزہ نے اس تفصیل بتائی تو محسن نے گردن گھما کر کھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ بیگم، رات کے 3 بجے میں تمہیں کہاں سے کیری لا کر دوں؟ محسن نے علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ آپ کے تو اتنے سارے باغ ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے لا کر دے ابھی اور اسی وقت، علیزہ ضد کرتے ہوئے بولی۔ میری جان، بات کو سمجھو، کچھ اور کھا لو، کیا چاہیے بتاؤ، میں نیچے کچن سے لے کر آتا ہوں، لیکن اتنی رات کو کیسے جاؤں میں باغ میں؟ محسن نے علیزہ کو سمجھانا چاہا، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا
کہ ان کے کون سے باغات میں کچے آم لگے ہوں گے، کیونکہ اس نے اس پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ یہ سب تو جان سے بھی جانتا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے کیری ہی کھانی ہے، مجھے نہیں پتا، جہاں سے مرضی لا کر دے۔ علیسا محسن کی طرف دیکھتی نفی میں سر ہلاتے ہوئے باسط لہجے میں بولی تو محسن نے سر دھا بھری اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ کھینچ کر ٹھیک کرتا اپنا فون اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب محترمہ کی بات تو ماننی ہی پڑنی تھی، ورنہ ساری رات اس سے نہ تو خود سونا تھا اور نہ ہی اسے سونے دینا تھا۔ محسن کمرے سے نکل کر باہر آیا، اس سے اپنے فون پر جان سیب کا نمبر ملایا۔ مسلسل 4 بار کال کرنے کے بعد 5ویں بار کال اٹھا لی گئی۔ میری بات سن، حویلی کی گیٹ پر آ، میں ادھر تمہارا کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ محسن نے بول کر کال جان سیب کی بات سنے بغیر ہی بند کر دی، جبکہ نیند ٹوٹنے کی وجہ سے جان سیب نے موبائل کو کھول کر دیکھا اور پھر ایک نظر اپنے ہزار میں گہری نیند سوئی افرا کو دیکھا۔ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا آہستہ سے اس کا سر تکیے پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ تجھے ذرا شرم اور تمیز نام کی چیز نہیں ہے؟ اب میں اکیلا نہیں، بیوی والا بندہ ہوں، رات کو ڈسٹرب کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کرو۔ جان سے محسن کے قریب آتا اسے گھورتے ہوئے بولا۔ زیادہ ہواؤں میں مت اڑو اور چل میرے ساتھ باغ میں۔ محسن اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ اتنی رات کو باغ میں کیا لینے جانا ہے؟ جان سیب کو حیرت ہوئی اس کی بات سن کر۔ بتاتا ہوں، بیٹھ گاڑی میں۔ محسن جان سیب کو اشارہ کرتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ بتا اب کیا بات ہے؟ جان سیب محسن کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ یار تیری بھابھی کو کیری چاہیے تھی اور وہ ضد کر رہی تھی، اس سے مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سے باغ میں کہاں کیری ہوگی، اسے تجھے تھوڑی سی تکلیف دی۔ محسن گاڑی اپنے باغ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو نے بس چند کچے آموں کے لیے میری نیند خراب کی؟ جان سیب نے محسن کو گھورا۔ اپنی بیوی کی خاطر تیری تو کیا پورے گاؤں کی نیند خراب کر سکتا ہوں۔ محسن مسکرا کر بولا تو جان سیب چل کے رہ گیا۔ پکا زن مرید ہے تو۔ جان سیب دانت پیستے ہوئے بولا۔ الحمدللہ، کبھی غرور نہیں کیا۔ محسن کی مسکراہٹ دبا دینے والی تھی اور جان سیب تب بھی کیا تھا، اس سے بغیر جواب دیے سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس بندے سے تو وہ بحث بالکل نہیں کر سکتا تھا، یہ تو اپنی بیوی کے پیچھے پاگل تھا اور پاگلوں کے پیچھے پاگل نہیں ہوا جاتا، یہ محسن کی سوچ تھی۔ باغ سے آم لینے کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئے تھے۔ محسن نے جان سیب کو بغیر شکریہ بولے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جبکہ جان سیب دل ہی دل میں محسن کو 1000 صلواتیں سناتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ محسن کمرے میں داخل ہوا تو علیسا بیڈ پر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ محسن نے مسکرا کے دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کچے آموں کا شاپر اس کے سامنے رکھا، جسے دیکھتے ہی علیسا تو خوشی ہو گئی۔ بیگم کھا کیوں نہیں رہی؟ کھاؤ۔ محسن سکون سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ میں ذرا مینرز نہیں ہیں، پہلے اس کو دھو کر لائیں، ساتھ ایک چھری اور پلیٹ بھی لے کر آئیں اور مجھے کاٹ کر دیں، پھر میں کھاؤں گی، اور چاٹ مسالہ بھی لے کر آنا ہے ساتھ۔ محسن کی طرف دیکھتی ہوئی علیسا بولی تو محسن نے حیرت سے علیسا کی طرف دیکھا۔ یہ کام بھی مجھے کرنے تھے؟ محسن علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اور نہیں تو کیا، میں جاؤں؟ علیسا محسن کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہیں رہنے دو بیگم، میں خود ہی جاتا ہوں۔ محسن علیسا کے آگے سے کیری کا شاپر اٹھاتے ہوئے بولا اور قدم کچن کی جانب بڑھائے، جبکہ علیسا نے محسن کے پیچھے سے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، مگر محسن کے جاتے ہی اس کا زوردار کہکا کمرے میں گونجا، جو کمرے کے کچھ فاصلے پر جاتے محسن نے بآسانی سنا تھا، یعنی وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اسے تنگ کر کے اسے کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا تھا، جبکہ محسن تو خود حیران تھا، جو شخص ایک گلاس پانی تک نہ پیتا تھا، شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کی خدمت سر انجام دے رہا تھا، یہ بھی اس کی بے تحاشا محبت ہی تھی۔ محسن مسکرایا اور کچن میں چلا گیا۔ علیسا کے کہے کے مطابق محسن نے کیری دھو کر نفاست سے پلیٹ میں کاٹ کر رکھی، ساتھ چاٹ مسالہ رکھ کر ٹرے تیار کر کے کمرے میں لے کر آیا تو دیکھا وہ وہیں پر بیٹھی سامنے LED پر چلنے والی مووی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ لیں بیگم، اب کھائیں اسے اور سکون سے سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ محسن علیسا کے آگے ٹرے رکھتے ہوئے بولا اور اپنی سائڈ پر آتے نیم دراز ہو گیا۔ تھینک یو، علیسا مسکرا کر بولی اور ٹرے کھسکا کر اپنے آگے کرتی مزے سے کیری کھانے لگی اور ساتھ ساتھ مووی بھی دیکھنے لگی، جبکہ محسن بڑی فرصت سے علیسا کے چہرے کی ایکسپریشن دیکھنے میں مصروف تھا، جو پوری مووی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بس اب مجھے آئس کریم لا کر دے، علیسا تقریباً ہاف پلیٹ کھانے کے بعد ٹرے کھسکاتی محسن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ محسن کی آنکھیں جو نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھیں علیسا کی بات پر پوری کی پوری کھل گئی۔ ایسی چیزیں اتنی زیادہ مت کھاؤ بیگم، گلا خراب ہو جائے گا تمہارا۔ محسن نے علیسا کو ٹوکا۔ نہیں ہوگا، آپ مجھے لا کر دے، علیسا محسن کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ ہرگز نہیں بیگم، ابھی تم نے کیری کھائی ہے، یہ کیا کم کھٹی ہوتی ہے جو میں تمہیں اب آئس کریم بھی لا کر دوں؟
تاکہ تمہارا گلا پکڑ میں آ جائے اور پھر تم کھانسی رہو؟ ہرگز نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ اگر تو تمہیں کھانا ہے یا فروٹس وغیرہ تو میں تمہیں ابھی لا دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ محسن علیسا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں نہ، کچھ نہیں ہوتا، آپ لا دینا۔ علیسا محسن کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مگر آگے سے محسن کی گھوری دیکھتے ہوئے منمنائی، بولا نہ نہیں تو مطلب نہیں، اب فضول ضد کرنا بند کرو۔ محسن سنجیدگی سے بولا، وہ جانتا تھا کہ پیار کی زبان تو اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھ پہ کتنے ظلم کیے ہیں۔ علیسا محسن کی جانب دیکھتی منہ بسوڑتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی اچانک بدلتی ٹون کو محسن نے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے ظلم کیے ہیں؟ محسن حیران ہوا اس کی بات پر۔ جی ہاں، علیسا ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کون سا ظلم کر دیا میں نے؟ محسن کی تو حیرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنے بچوں کو بتاؤں گی کہ ان کے بابا نے ان کی ماما سے زبردستی نکاح کیا تھا، مجھ سے ہنی مون کا بول کر مجھے ہنی مون پر بھی نہیں لے کر گئے، آج تک کبھی باہر ڈنر تک نہیں کروایا، مجھے منہ دکھائی کے علاوہ کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا، اور مجھے ناولس کا لارا لگا کر ناولس بھی نہیں لے کر دیے، اور اب تو میرے کھانے پینے پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ علیسا منہ کے ڈیزائن بناتی نان سٹاپ بول رہی تھی، جبکہ مجھ سے منہ کھولے حیرت سے اپنی بیوی کی ظلم کی داستان سن رہا تھا۔ خدا کا کچھ خوف کرو بیگم، میں تمہیں کھانے پینے پر کیوں اعتراض کروں گا؟ صرف تمہیں ان چیزوں سے منع کرتا ہوں جو تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور رہی بات ہنی مون کی، وہ تو میں تمہیں بیبی ہونے کے بعد لے ہی جاؤں گا، اور دوسری بات ناولس کی، وہ صبح ہی تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تیسری بات ڈنر کروانے کی تو وہ جب تم بولو گے میں تمہیں تب لے جاؤں گا، اور آخری بات زبردستی کے نکاح کی تو وہ دا کے لیے بیگم، اس بات کو چھوڑو، ہماری شادی ہو گئی تھی نا تمہاری خواہش کے مطابق۔ محسن نے ایک ہی بار میں تفصیل سے اسے سارے جوابات دے دیے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل چلیں گے ڈنر پر، علیسا مسکرا کر بولی تو وہ محسن نے اسے نرمی سے اپنے ہاتھ سار میں لیا۔ جو میری بیگم کا حکم۔ محسن اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیسا مسکرا دی۔ میر، ابھی انہیں لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب علیسا نے محسن کو پکارا۔ محسن نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا، ہماری بیبی کا کیا نام ہوگا؟ علیسا سر اونچا کرتی محسن کی طرف دیکھتی ایک ہاتھ محسن کی گال پر رکھتی ہوئی بولی تو محسن نے آنکھیں کھول کر علیسا کی طرف دیکھا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ پہلی اولاد ہمیں بیٹی دے، اور اگر اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا تو اس کا نام میں عنایا رکھوں گا۔ محسن علیسا کی پیشانی چومتے ہوئے مسکرا کر بولا، اور اگر بیٹا ہوا تو؟ علیسا نے محسن کی طرف دیکھتے اگلا سوال کیا۔ بیٹا ہوا تو اس کا نام تم رکھنا۔ محسن نے مسکرا کر جواب دیا، کیوں، آپ کو بیٹا پسند نہیں؟ علیسا محسن کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کس نے کہا میری جان کہ مجھے بیٹا نہیں پسند؟ ہماری اولاد کے حصے میں بیٹا ہو یا بیٹی مجھے دونوں ہی دل و جان سے عزیز ہوں گے، مگر جو میری بیٹی ہوگی اسے میں اپنی روح میں بسا کر رکھوں گا، وہ میرے بے حد قریب ہوگی۔ تمہارے بعد اگر کسی سے میں بے تحاشا محبت کروں گا تو ہماری بیٹی ہوگی، پھر بھی میرے لیے محبت کے اول درجے پر ہمیشہ تم رہو گی۔ محسن علیسا کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے بے قرار لبوں سے چومتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے بیٹی رحمت کیوں کہلائی گئی ہے؟ کیونکہ بیٹی کی محبت بے تحاشا ہوتی ہے، وہ اتنی محبت زندگی میں کسی شخص سے نہیں کرتی جتنی وہ اپنے باپ سے کرتی ہے، اور یہ بات تم بہتر جانتی ہوگی کہ ایک بیٹی کے لیے اس کے باپ کیا ہوتا ہے۔ بس مجھے اپنی بیٹی کی وہ محبت چاہیے۔ مجھے پتا ہے اگر میرا بیٹا ہوگا تو وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہوگا، لیکن میری بیٹی کی محبت خالص ہوگی اور صرف میرے لیے ہوگی۔ میں اس کے لاڈ اٹھاؤں گا، نخرے اٹھاؤں گا، وہ جو بولے گی وہ مانوں گا۔ میں تھکا ہارا جب گھر واپس لوٹوں گا تو آگے سے وہ کھلکھلاتی ہوئی دوڑتی ہوئی میرے قریب آئے گی اور بابا بولتی میرے گلے سے لپٹ جائے گی۔ اس پل مجھے ایسا محسوس ہوگا جیسے اپنی ساری تھکن میں اس گھر کی دہلیز پر چھوڑ آیا ہوں، اور مجھے اس احساس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ میری خدا سے شدت سے دعا ہے کہ خدا مجھے بیٹی سے نوازے۔ محسن علیسا کو خود میں بھیجتے ہوئے بولا تو علیسا مسکراتی محسن کی باہوں میں سکون سے آنکھیں موند گئی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور علیسا کی ڈلیوری ڈیٹ بھی مل چکی تھی۔ انہیں کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر میں ایک نہیں 2 بچوں کی آمد ہونے والی ہے، جسے سن کر حویلی کی دیواریں بھی خوشی سے جھوم اٹھی تھیں، اور انسان اتنا خوش تھا کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جبکہ علیسا کو کوئی بھی 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ ہر وقت وہ نیچے بی جان کے کمرے میں موجود ہوتی تھی، جبکہ اپنے کمرے میں وہ رات کے وقت ہی جاتی تھی جب محسن آفس سے واپس آتا تو اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر جاتا تھا، کیونکہ اسے زیادہ چلنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، اترنے سے منع کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سے بتایا تھا کہ لیسا کی مینٹل ہیلتھ کافی بہتر ہے، مگر اس سے بہت کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا
कि वो नॉर्मल डिलीवरी हैंडल नहीं कर पाएगी, जो कि उनके ट्विन्स हैं। इसलिए उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि वो उसकी जान खतरे में मत डालें। अलीसा की कमज़ोरी को देखते हुए बीजान सारा दिन उसे फ्रूट्स, देसी घी से बनी बहुत सारी लवाजमात खिलाती रहती थी, जबकि अलीसा तो अब ये खा खा कर तंग आ चुकी थी। जब वो मुक्सिम से किसी चीज़ की फरमाइश करती तो मुक्सिम भी आगे से उसे घूर कर चुप करवा देता, तो वो मुंह बनाकर नाराज़ होकर सो जाती, क्योंकि डॉक्टर ने साफ मना किया था कि लीसा को ऐसी चीज़ों से दूर रखना है। मगर वो बार बार उन्हीं चीज़ों का जिक्र करती थी, वही चीज़ें खाने को मांगती थी। इससे घर वालों को उस पर सख्ती करनी पड़ रही थी। बाकी सबके सामने तो वो कुछ नहीं बोलती थी, मगर मुक्सिम के सामने वो बोलने से पास नहीं आती थी। उसके सामने वो बहुत जिद करती थी और कभी कभी मुक्सिम उसकी बात मान भी लेता था। आखिर को उससे नाराज़ करके उससे जाना कहाँ था। उसके अलावा मुक्सिम हर रोज़ उसके हाथों की और पाँव की मालिश करके सोता था। लीसा के हज़ार बार मना करने के बावजूद भी मुक्सिम आज तक इस हरकत से बाज ना आया था, क्योंकि उसका कहना था कि औलाद भी वो उसकी ही पैदा कर रही है और उसका ख्याल रखना बनता है। लीसा बहुत बार मना करती थी कि वो उसके पैरों को हाथ न लगाए, मगर मुक्सिम उसकी एक बात नहीं सुनता था। वो बार बार उसे समझाने की कोशिश करता था कि तुम्हारे पैरों को हाथ लगाना मेरे लिए कोई गुनाह कबीरा नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो ये फ़र्ज़ वाली बात है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। आखिर तुम मेरी नस्ल पैदा करने जा रही हो, तुमने इतनी तकलीफ सहन की है और आगे करके मेरी नस्ल को पैदा करना है। मगर लीसा शायद इस बात को नहीं समझती थी। वो अपने पैरों को मुक्सिम के हाथ लगाना अच्छा नहीं समझती थी। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे, जब अलीसा को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मुक्सिम सामने सोफे पर बैठा गोद में लैपटॉप लिए अपने काम में बहुत मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। अलीसा ने करवट बदली और मुक्सिम को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगी। वो यकटक सिर्फ उसे ही देखी जा रही थी, जो अपने काम में गारिद इतना मसरूफ़ था कि आसपास की कुछ होश नहीं थी। मुक्सिम कुछ देर से अलीसा की नसें खुद पर महसूस कर रहा था, मगर उससे कोई रद्द अमल नहीं दिया। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और एक गहरा सांस रिसा के सपुर्द किया, जबकि अलीसा की नसें अभी भी सिर्फ मुक्सिम पर टिकी थीं। अलीसा की नसें मुसलसल खुद पर महसूस करते मुक्सिम मुस्कुराया और अपना लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा। नसें उठाकर अलीसा की जानिब देखा, जो उससे ही देख रही थी। क्या देख रही हो? मुक्सिम अलीसा की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। अलीसा ने मध्यम आवाज़ से मुक्सिम को बोला, तो मुक्सिम की धड़कनें एकदम मुंतशिर होकर रह गई थीं। कुछ पल तो अलीसा को देखता ही रहा, फिर उठकर उसके करीब आया। और तुम मुझे यूं मोहब्बत भरी नजरों से देखती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। मुक्सिम अलीसा की जानिब झुकते हुए बोला और नरमी से उसकी पेशानी पर रब रखे, और अभी वो वापस से सीधा होने ही लगा था। अलीसा ने उसकी गर्दन में बाजू हायल करते उसे दोबारा खुद पर झुकाया। क्या हुआ? मुक्सिम उसके माथे से बाल पीछे करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मेरे पास रहे बस। अलीसा किसी छोटे बच्चे की तरह बोली तो मुक्सिम मुस्कुराकर उसके बाजू अपनी गर्दन से हटाए उसके पहलू में ही लेट गया और उसे अपने हसार में लिया। तो अलीसा ने अपना सर मुक्सिम के सीने पर रख दिया। तबीयत ठीक है मेरी जान की? मुक्सिम अलीसा का सर चूमते हुए बोला, हम्म, आप पास हैं तो ठीक है। अलीसा आंखें बंद करती हुई बोली तो मुक्सिम भी मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां चलाता आंखें मूंद दिया। मुक्सिम ऑफिस के लिए तैयार होकर आया तो बेड पर अलीसा ऐसे सोती हुई मिली। वो अभी तक सो ही रही थी। उसे देखकर मुक्सिम मुस्कुराया और वहीं पर खड़ा होकर बड़ी फुर्सत से देखने लगा। अलीसा का भरा भरा वजूद, उसके चेहरे पर नजर आने वाला नूर, जो शायद ममता का रूप था, वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। जब मुक्सिम को मालूम हुआ कि उसकी डिलीवरी में काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं, तब वो बहुत परेशान हुआ था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर तो एक बेबी होता तो वो आसानी से हैंडल कर लेते, मगर यहाँ पर ट्विंस हैं और दोनों की ज़िंदगियां बचाना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। यही नहीं, सबसे ज़रूरी उनके लिए अलीसा की जान बचाना था। इससे उन्हें मुक्सिम से प्रॉपर परमिशन ली थी इस चीज़ की, जब भी अलीसा को तकलीफ़ महसूस हो तो फ़ौरन उसका ऑपरेशन किया जाए, जिसके लिए बहुत सोचने के बाद मुक्सिम ने पेपर साइन कर दिए थे, क्योंकि बीजान का कहना था नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है। लेकिन अलीसा के लिए खतरा थी, इससे उसने वही चुना जिसमें आसानी थी। उससे पूरी बात घर वालों को अभी भी नहीं बताई थी। ये बात उसके दिल में दफन थी कि लीसा की डिलीवरी में अभी भी काफ़ी क्रिटिकल आ रही हैं। उसके दिल में बहुत डर था। हर रोज़ उसके दिल में ये डर बैठा हुआ था कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए, कहीं अलीसा को कुछ ना हो जाए। किसी भी सूरत वो अपने बच्चों की या अलीसा की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अभी भी वो अलीसा को जब तक देखने में मसरूफ़ यही सोच रहा था। अलीसा ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर सामने देखा तो मुक्सिम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा
अपने बाल ब्रश कर रहा था। अलीसा संभल कर उठकर बैठी और अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। क्या हुआ, इतनी जल्दी उठ गई? मुक्सिम अलीसा की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला तो अलीसा ने किसी बच्चे की तरह अपने दोनों बाजू उठाकर मुक्सिम को अपने करीब आने का इशारा किया। तो मुक्सिम मुस्कुराता हुआ उसके करीब भी बैठ गया। अलीसा ने उसकी गर्दन में दोनों बाजू हाइल किए और उससे करीब खिसक कर उसके सीने पर सर रख दिया। क्या बात है मेरी जान? मुक्सिम उसकी कमर में हाथ डाले उसके सर को चूमते हुए बोला, आप ना जाएं आज। अलीसा मुक्सिम के सीने में मुंह छुपाते हुए बोली, मेरी जान, मजबूरी है। सिर्फ 2 घंटे में मीटिंग अटेंड करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुक्सिम उसके नर्म और मुलायम हाथों को अपने बाल लबों से लगाते हुए बोला, नहीं आप ना जाएं प्लीज। अलीसा अपना नाजुक हसार मुक्सिम की कमर पर बांधते हुए बोली, सिर्फ 2 घंटे, आई प्रॉमिस 2 घंटों में तुम्हारे पास मौजूद हूँगा। अभी मेरी जान उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम नीचे चलते हैं, नाश्ता करना है। मुक्सिम अलीसा के बाल खुद समेटते हुए बोला, जो खुलकर बिखरे हुए थे। मुक्सिम ने उसे अपने बाजू में उठाया और चेंजिंग रूम में ले आया। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मुक्सिम अलीसा का गाल थपथपाते हुए बोला तो अलीसा मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गई। तो मुक्सिम वहां से बाहर निकल गया। अभी अलीसा ने चेंज किया ही था जब उससे उठकर बाहर की जानिब कदम बढ़ाए, मगर 2 कदम चलते उसे शदीद दर्द का एहसास हुआ। उससे आंखें बंद करके उस दर्द को जब्त करना चाहा, मगर वो बर्दाश्त से बाहर था। एकदम से उसका दर्द खतरनाक हद तक बढ़ गया। अलीसा ने बेसाख्ता ड्रेसिंग टेबल का सहारा लिया और वह मुश्किल खड़ी हो पाई। मीर, अटकती सांसों के दरमियान अलीसा ने मुक्सिम को पुकारा, मगर उसकी आवाज़ बहुत कम थी, जो शायद बाहर रूम तक नहीं जा सकती थी। अलीसा से खड़े हो पाना बेहद मुश्किल था। उसे दूसरे हाथ को भी ड्रेसिंग टेबल पर रखना चाहा जब वहां पर मौजूद शोपीस जमीन पर जा गिरा और जमीन पर गिरते ही चकनाचूर हो गया। ड्रेसिंग रूम से कुछ गिरने की आवाज़ से मुक्सिम भागता हुआ ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ, मगर सामने अलीसा को बेहाल होता देख उसकी सांस उसके सीने में ही अटक गई। मीर, बहुत दर्द हो रहा है। अलीसा ने बामुश्किल लड़खड़ाती और अटकती सांसों के दरमियान में जुमला अदा किया। मुक्सिम भागता उससे करीब गया और पास पड़ी उसकी चादर उसके वजूद के गिर्द फैलाई और उसे अपने बाजुओं में उठाए बाहर की जानिब भागा। अलीसा दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी, जबकि आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसके बर्दाश्त से बाहर था। ये दर्द, ये तकलीफ बेतहाशा थी, जिसे बर्दाश्त करना अलीसा के लिए नामुमकिन सा काम था। मेरी जान, इधर देखो, मेरी तरफ। आंखें नहीं बंद करना। बस हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुक्सिम अलीसा के चेहरे की जानिब देखते हुए बोला, जिसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता आंखें भी बंद हो रही थीं। भाई, क्या हुआ है भाभी को? मुक्सिम को भागकर नीचे आता देखकर सब घबरा कर खड़े हुए, जबकि इफ्रा भागकर मुक्सिम के करीब आई थी। जहाँ से गाड़ी निकालो जल्दी। मुक्सिम ऊंची आवाज से बोलता बगैर किसी की भी तरफ देखे भागता हुआ बाहर निकला, जबकि जहांजेब उससे आगे आगे था और मुक्सिम की गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का बैक डोर खोला तो मुक्सिम अलीसा को लिए गाड़ी की पिछली साइड पर बैठ गया, जबकि मुक्सिम के बैठते ही जहांजेब ने गाड़ी तेजी से हवेली से बाहर निकाली थी। मेरी जान, इधर देखो, मेरी तरफ। आंखें मत बंद करो, इधर देखो। मुक्सिम अलीसा का चेहरा थपथपाते हुए बोल रहा था, जबकि अलीसा अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था, जिसे देखते मुक्सिम बहुत ज़्यादा घबरा गया था। गाड़ी तेज चलाओ। मुक्सिम जहांजेब की तरफ देखते हुए बोला और अलीसा की तरफ देखा, जिसकी रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी। मुक्सिम ने सख्ती से उसे अपने सीने में खींचा था। अलीसा का ऑपरेशन शुरू हुए 3 घंटे गुजर चुके थे, मगर अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से कोई खबर नहीं मिली थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ऑपरेशन थिएटर के सामने सब खड़े बेसब्री से डॉक्टर्स के बाहर रहने का इंतजार कर रहे थे, जबकि उन सब के चेहरे पर परेशानी साफ वाज़ेह दिखाई दे रही थी। वो सब बेहद परेशान थे। या अल्लाह, तू रहीम और करीम है। मेरे अल्लाह, मेरी ज़िंदगी उसी से वाबस्ता है। मेरी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। मेरे पास तो जीने की कोई और वजह भी मौजूद नहीं। मुक्सिम आंखें बंद किए दिल ही दिल में अपने रब को पुकार रहा था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और कुछ लेडीज़ डॉक्टर्स बाहर आईं तो सब ने जल्दी से बेसब्री से निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर, मेरी बीवी। मुक्सिम डॉक्टर के करीब जाते हुए बोला तो मुक्सिम के मुंह से लफ्ज़ बीवी सुनकर वो डॉक्टर मुस्कुराए, क्योंकि उससे पहली दफ़ा ही सुना था कि कोई ऑपरेशन के बाद अपने बच्चों के बजाय अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा था, जैसे उसे अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बीवी अजीज थी। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको रहमत और नेमत दोनों से नवाजा है और आपकी बीवी भी ठीक है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आप सबको मिलकर उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इस वक्त वो बहुत तकलीफ से गुजर रही हैं।
आप सब तो उतना उनका ख्याल रखना ही है कि वो इस तकलीफ को आसानी से हैंडल कर सकें, और आपके दोनों बच्चे भी बिल्कुल ठीक सही सलामत हैं, और 2 घंटों के लिए उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं, और आपकी बीवी को भी कुछ घंटों तक होश आ जाएगा। अभी वो दवाइयों के ज़ेर असर हैं, उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ा। हो सकता है उनकी नींद सुबह ही खुले। डॉक्टर बताकर मुस्कुराती अपनी कैबिन की जानिब बढ़ गई। बहुत बहुत मुबारक हो। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते एक दूसरे के गले मिल रहे थे, जबकि मुक्सिम को सिर्फ अलीसा की तकलीफ दिखाई दे रही थी। बहुत मुबारक हो यार, आखिर दो दो बच्चों के बाप बन गए हो। जैद मुक्सिम के गले लगते हुए बोला, तो मुक्सिम मुस्कुराया। तूने तो महफिल ही लूट ली। जहाँ से मुक्सिम की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और फिर उसके गले मिलकर उसे मुबारकबाद दी। पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बांटी गई थीं, और बीजान के हुक्म के मुताबिक सारे गांव में खाना और मिठाई दी गई थी, जिसकी वजह से पूरे गांव ने मुक्सिम और उसके बच्चों की हजारों दुआएं दी थीं। 2 घंटों बाद 2 नर्स 2 बच्चों को छोटे कंबल में लपेटे बाहर लाई थी, और एक को बीजान जबकि दूसरे को आलम साहब ने पकड़ा था। बच्चे के चेहरे से कंबल हटाते ही बीजान ने मुंह से बेसाख्ता माशाल्लाह निकला था। वो बच्चा बहुत खूबसूरत था, छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, उन पर घनी पलकें, सुर्ख और सफ़ेद रंगत। उस बच्चे के सारे नैनो नक्श मुक्सिम जैसे थे, जबकि आंखें अलीसा जैसी थीं। आलम साहब ने अपने हाथों में पकड़ी गुड़िया के चेहरे से कंबल हटाया तो माशाल्लाह बोलते हंस दिए। वो छोटी सी बच्ची बेहद हसीन थी। मुक्सिम के सारे नैनो नक्श उससे चुरा लिए थे, जबकि आंखें और होंठ, उसके पास पड़ने वाला डिम्पल अलीसा जैसा था। उस गुड़िया ने अपनी आंखें खोली और आलिम साहब को देखने लगी, जबकि उसकी आंखों का रंग देखकर आलिम साहब गहरा मुस्कुराए थे। ये क्या, हमें तो खुदा ने नीली आंखों वाली गुड़िया दे दी। आलम साहब उस कांच की गुड़िया की पेशानी पर भरोसा देते हुए बोले, अब हमारी बारी। इफ्रा और आयशा दोनों बच्चों को पकड़ती हुई बोली, हाय माशाल्लाह, मैं सदके जाऊं, मेरी लाली के बच्चे तो बिल्कुल चांद सितारे हैं। आयशा दोनों बच्चों को चटाचट चूमते हुए बोली, तो एक बच्चे ने अपना गुलाबी होंठ बाहर निकाल लिया, जबकि आयशा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने वाला है। पर अगले ही पल उसे अंदाज़ा हो गया जब उसकी कड़ाकेदार आवाज़ हॉस्पिटल में गूंजी, तुम भी अपने मामू की तरह निकलना, अरमानों को आग लगाने वाले। आयशा मुंह बनाकर बोली, तो वहाँ मौजूद तमाम अफराद के जोरदार कह के अस्पताल में गूंजे, सब्र रख लो तुम, बस आने ही वाले होंगे वो लोग। मरियम आयशा की गोद से बच्चे को लेते हुए बोली और उसे चुप करवाने लगी। भाई, इफ्रा उस गुड़िया को लेकर मुक्सिम के पास आई, तो मुक्सिम ने नरमी से उस गुड़िया को अपनी गोद में ले लिया। तो वो अपनी पूरी आंखें खोले टुकर टुकर मुक्सिम की तरफ देखने लगी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मुक्सिम ने हाथ बढ़ाकर उसके रुई से भी नरम गालों को छुआ, तो हल्का सा मुस्कुराई। तो मुक्सिम भी उसे देखकर मुस्कुराया और झुककर अकीदत से उसके माथे पर बोसा दिया। तो मुक्सिम की तरफ देखकर खिलखिलाई। उसे देखकर मुक्सिम की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तभी मरियम उस बच्चे को थामे मुक्सिम के करीब आई और मुक्सिम के दूसरे बाजू में उस बच्चे को रखा। अब मुक्सिम उस बच्चे को देख रहा था, जिसकी आंखें बिल्कुल अलीसा जैसी थीं, डार्क ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें, जबकि चेहरे के नक्श मुक्सिम जैसे ही थे। मुक्सिम ने झुककर अपने बेटे के गाल पर लब रखे। मुक्सिम, उसका इस बार कोई रद्द-ए-अमल नहीं था, जबकि आयशा की किस करने पर उसने शोर मचा दिया था। उसे देखकर आयशा का तो मुंह ही खुल गया, जबकि इफ्रा और मरियम कहका लगाकर हंसी थी। कुछ ही देर में वहाँ रौनक लग चुकी थी, क्योंकि बच्चों के मामू जो आ गए थे, जबकि वो अस्पताल नहीं कोई पार्क लग रहा था। जितना वहाँ शोर था, और ये भी इसलिए हो रहा था क्योंकि अस्पताल सेहत का था, इससे किसी की जरूरत कि कोई उन्हें कुछ कह जाए। बच्चे के कानों में सरदार साहब ने अजान दी थी, जबकि बच्चे के कानों में रफ़ीक साहब ने, और साथ ही उनके नाम भी रख दिए गए थे, अनाया और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम अलीसा को पसंद था। उसका कहना था कि अगर अल्लाह ने उसे बेटा दिया तो उसका नाम अब्दुल्ला रखना है, जबकि बाकी सबको भी मुक्सिम और अलीसा के पसंद ये नाम बेहद पसंद आए थे। आपके पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं, मगर कोशिश कीजिएगा कि वो डिस्टर्ब ना हो। एक नर्स मुक्सिम के सामने आती हुई बोली, तो मुक्सिम ने हाँ में सर हिलाते हुए पेशेंट रूम की तरफ कदम बढ़ाए। अलीसा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली, तो उसे अपने वजूद में शदीद दर्द का एहसास हुआ। एक बार आंखें जोर से बंद कर दी, अलीसा ने जब्त किया और दोबारा आंखें खोली, तो अपने बिल्कुल करीब मुक्सिम को पाया, जो बिल्कुल उसके करीब बैठा सिर्फ उसे ही देख रहा था। अलीसा के देखते ही मुक्सिम फौरन से उठकर अलीसा के करीब हुआ। मेरी जान की तबीयत ठीक है? अब मुक्सिम अलीसा का माथा चूमते हुए बोला, तो अलीसा आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और उठना चाहा, तो मुक्सिम ने नरमी से अलीसा को सहारा देते
उसकी कमर के पीछे तकिए सेट करते उसे संभाल कर बिठाया और उसके करीब जगह बनाता वो उसे अपने हसार में लिए बैठ गया। अलीसा ने अपना सर मुक्सिम के सीने पर रखा तो मुक्सिम मुस्कुराया। यू विल बी बेटर। मुक्सिम अलीसा के बाल समेटते हुए बोला तो अलीसा ने अभी वक्त हाँ में ही सर हिलाया था। अलीसा ने गर्दन मोड़कर अपनी दाएं जानिब देखा जहाँ 2 बेबी कॉट पड़े थे, लेकिन वो तो खाली थे। इससे अनजाने डर के तहत अलीसा का दिल एकदम से कांपा। मगर सामने दरवाज़ा था और उससे दाखिल होते अहमद और अली की गोद में कंबल में लिपटे 2 वजूद को देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिला, जबकि उनके पीछे ही बाकी सब भी कमरे में दाखिल हुए थे। अस्सलाम वालेकुम लाली, मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो। आयशा अलीसा की जानिब देखते चहकती हुई बोली और तेज तेज कदम उठाती उससे करीब आई। अलीसा ने मुस्कुराकर सर के इशारे से हाँ में सर हिलाया। आप ही जान, ये देखें, हमारे भांजे और भांजी। अली मुस्कुराता हुआ अलीसा के करीब आया और गोद में मौजूद बच्चों को अलीसा की तरफ बढ़ाया, जबकि अलीसा ने उन्हें नहीं थामा था। उससे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा था। उससे बेख्तियार चेहरा मुक्सिम के सीने में छुपाया था। मुक्सिम ने अली के हाथ से उस बच्चे को थामा और अलीसा की तरफ देखा जो उसके सीने में मुंह छुपाए बैठी हुई थी। मेरी जान, ये देखो, ये हमारा बेबी है जो कुछ देर पहले इस दुनिया में आया है। इधर देखो। मुक्सिम बच्चे को अलीसा के करीब करते हुए बोला तो अलीसा ने नफ़ी में सर हिलाया, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी औलाद हो। मुक्सिम उसकी हालत से वाकिफ था। वो समझ सकता था कि वो क्यों डर रही है। बेगम, ये देखो, ये तुम्हारा अब्दुल्ला है और इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। मुक्सिम अलीसा को उससे अलग करते हुए बोला तो अलीसा ने एक नज़र उस बच्चे की तरफ देखा। मुक्सिम ने अब्दुल्ला को अलीसा की गोद में रखा तो अलीसा ने कांपते हाथों से उस बच्चे को थामा। अपने बच्चे को देखते ही उसकी आंखें बेसाख्ता नम हो गई थी। ये देखो, हमारी गुड़िया अनाया। मुक्सिम अहमद की गोद से अनाया अपनी गोद में लेते हुए बोला। उसे अलीसा के आगे किया, जबकि अपनी बच्ची को देखकर अलीसा नम आंखों से मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ तो उससे आंखें खोलते अलीसा की जानिब देखा तो अलीसा हल्का सा हंसी। इसकी आंखें तो ब्लू हैं। अलीसा मुक्सिम की जानिब देखती हुई बोली, जैसे उसे बता रही हो उनकी बच्ची की आंखें नीली हैं। हाँ मेरी जान, अल्लाह ने हमें नीली आंखों वाली गुड़िया दी है। और तुम अपने बेटे को देखो, उसे तुम्हारा नज़रअंदाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुक्सिम अलीसा की जानिब देखते मुस्कुरा कर बोला। अलीसा ने अनाया से नसें हटाकर अब्दुल्ला की तरफ देखा जो आंखें बड़ी बड़ी किए अपने गुलाबी होंठ बाहर निकाले अलीसा को देख रहा था, जैसे अगर एक और मिनट उसकी माँ ने उसे इग्नोर किया तो उससे रो देना था। अब्दुल्ला को देखकर अलीसा हंसी और उसका माथा चूमा तो उसका बाहर निकला होंठ फौरन अंदर हो गया और वो मुस्कुराने लगा। तो अलीसा फिर से हंसी और फिर कुछ ही देर में उस कमरे में रौनक लगी हुई थी। हर कोई अलीसा से बातें कर रहा था, उसके बच्चों से खेल रहा था, जबकि अलीसा सिर्फ सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उससे अपनी ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी और ममता का एहसास उसने जो पहली बार महसूस किया था वो इस सबसे हसीन था। हवेली में अलीसा और उसके दोनों बच्चों का वेलकम बहुत धूमधाम से किया था। हवेली में दाखिल होने से पहले ही कई जानवर उन बच्चों के सदके में दिए गए थे। हवेली को चारों तरफ से सजाया गया था। हवेली में पहला कदम रखते ही अलीसा पर फूलों की बारिश की गई थी, जिसे देखते वो बेतहाशा खुश हुई थी। अपने कमरे में जाते ही अलीसा की आंख खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि जी चाह रहा था कि उसे बस देखते जाएं। वो कमरा सजाने वाले बच्चों के मामू थे, जबकि बाकी हवेली सजाने वाली बच्चों की खाला, मतलब मरियम, आयशा और इफ्रा। कमरे की छत को गुब्बारों से सजाया गया था, जबकि सारे फर्श पर गुलाब के फूलों की पत्तियां और जगह जगह पर रंग बिरंगे गुब्बारे मौजूद थे। सामने बेड पर एक फूलों से बड़ा सा दिल बनाया गया था और बेड के ऊपर वेलकम बेबीज लिखा गया था। कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुक्सिम ने लीसा को नरमी से अपने बाजू में उठाते हुए बेड पर नरमी से बिठाया और उसके पीछे ही कमरे में आसिम और उमर दाखिल हुए। उन दोनों के हाथ में अनाया और अब्दुल्ला थे। उन दोनों ने अब्दुल्ला और अनाया को लाकर बेड के बिल्कुल दरमियान बने फूल के दिल में लटाया। अब वो मंजर इतना खूबसूरत था कि कोई भी देखता तो माशाल्लाह लाजमी कहता। अलीसा नम आंखों से उस कमरे को देख रही थी। आज से कुछ महीने पहले वो इस कमरे में मुक्सिम की दुल्हन बनकर आई थी और आज अल्लाह ने उसे 2 नन्हे फरिश्ते देकर उसकी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी थी। अब अलीसा को अपनी ज़िंदगी में कोई और ख्वाहिश ना रही थी। उसे अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात, हर चीज़ मुकम्मल नजर आ रही थी। सबसे बढ़कर मोहब्बत जो उसे मुक्सिम से मिली थी। बहुत सारा हल्ला गुल्ला करने के बाद बीजान ने सबको कमरे से निकाल दिया था। यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि धक्के देकर निकाला था, क्योंकि कोई भी जाने का नाम नहीं ले रहा था और बीजान का कहना था कि वो अलीसा को और बच्चों को आराम करने दे, जबकि मुक्सिम भी 3 दिनों से बिल्कुल नहीं सोया था।
उससे 3 दिन हॉस्पिटल में तकरीबन जाकर ही गुजारे थे और वह हर वक्त अलीसा के करीब ही रहता था। इससे भी जान ने सबको कमरे से निकालते हुए खुद भी कमरे से चली गई। 3 दिनों से अलीसा और मुक्सिम को एक सेकंड के लिए भी प्राइवेसी नहीं मिली थी, क्योंकि यंग पार्टी हर वक्त उनके सर पर घूमते रहते थे। मजाल है कि वो टिक कर बैठ जाते। दिन हो या रात, उनका काम था कि उन्होंने एक भी सेकंड उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। बीजान और आलिम साहब की बहुत ज़्यादा डांट खाने के बाद उनमें से कुछ लोग घर जाते हैं। वो नहा धोकर वापस आ जाते, जबकि 3 दिन से उन्हें डांट डांट कर बड़े भी थक चुके थे। मगर वो बिल्कुल नहीं थके थे। सबके जाते ही अलीसा ने नजर उठाकर मुक्सिम की जानिब देखा, जो उससे कुछ फासले पर खड़ा मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। मुक्सिम के देखने से अलीसा भी मुस्कुराई, तो मुक्सिम चलता हुआ अलीसा के करीब आया। मेरी दुनिया को मुकम्मल करने के लिए शुक्रिया मेरी जान। मुक्सिम अलीसा के माथे पर शिद्दत से लब रखते हुए बोला, तो अलीसा मुस्कुराई। मुक्सिम ने उसे अपने हजार में लेते उसके करीब ही बैठ गया और अब वो दोनों बच्चों को देखने लगा, जो उनसे कुछ फासले पर ही बेड पर मौजूद गहरे सो रहे थे। हमारी बेटी बिल्कुल आप जैसी है मीर, लीसा मुक्सिम के सीने से सर टिकाती हुई बोली, तो मुक्सिम मुस्कुराया। नहीं, वो बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। उसकी आंखें और उसका डिम्पल बिल्कुल उसकी प्यारी सी माँ जैसा है। बस उसकी आंखों का रंग थोड़ा चेंज है, मगर कोई बात नहीं। हमारे बेटे की आंखें बिल्कुल मेरी बेगम जैसी हैं। और तुम देखो, मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है कि वो अपनी मामा के पास भी खामोशी से रहती है और अपने बाबा के पास भी। जबकि तुम्हारा अफलातून बेटा अपनी माँ के करीब किसी को भी देखते उसे घूरने लगता है। मुक्सिम हंसते हुए बोला, तो उसकी बात पर लीसा कहका लगाकर हंसी, क्योंकि ये तो सच ही था। 3 दिन से वो लीसा के करीब अगर किसी शख्स को भी देखता तो उसे पूरी तरह घूरने लगता, जबकि सबका कहना था कि एक नॉर्मल बच्चा इतना एक्टिव नहीं हो सकता। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव था। जबकि अनाया किसी के पास भी चली जाती थी, अगर उससे कोई पकड़ता या उससे बातें करता तो आगे से खिलखिलाती, हंसी, मुस्कुराती। शक्ल में चाहे वो अपने बाप की कॉपी थी, मगर उसमें गुण सारे अलीसा वाले थे। जैसे अलीसा सबसे खुशदिली से मिलती रहती है, वैसे ही उनकी बेटी थी। मगर मुक्सिम के बेटे में शक्ल चाहे अलीसा जैसी थी, मगर गुण सारे मुक्सिम जैसे थे। जैसे मुक्सिम अलीसा के करीब किसी को बर्दाश्त नहीं करता, वैसे ही वो भी नहीं करता था। मेरी दुनिया तुम तीनों से मुकम्मल है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तकलीफ में मैंने तुम्हें देखा है, मेरी जान, मेरी तो सांसें अटक गई थी। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुमने दोबारा ऐसी कोई भी तकलीफ से गुजरो। तुम तो क्या, मैं खुद को भी इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा कि तुम दोबारा इस तकलीफ को फेस करो। मेरे लिए मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे ही मेरी कुल कायनात है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अलीसा के हाथ अपने लबों से लगाते हुए बोला, चलो अब कुछ देर आराम कर लो, वरना इन अफलातूनों ने दोबारा आ जाना है और फिर तुम्हें आराम करने नहीं देना। मुक्सिम अलीसा को नरमी से बेड पर लिटाते हुए बोला, आप भी सो जाए ना, इतने दिन से आप भी नहीं सोए। अलीसा मुक्सिम के गले में बाजू हायल करते हुए बोली। तुम्हारे साथ? मुक्सिम आंखें दबाते हुए शरारत से बोला, तो अलीसा खिलखिलाई, ऑफ कोर्स मेरे साथ। हमारे बच्चों से पहले भी तो आप मेरे साथ ही सोते थे, तो अब भी मेरे साथ ही सोएंगे। अलीसा मुक्सिम के चेहरे पर उंगली फेरती हुई बोली, तो मुक्सिम गहरा मुस्कुराया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेगम का मूड रोमांस करने का है? मुक्सिम अलीसा की तरफ शौक निगाहों से देखते हुए बोला, तो अलीसा सटपिटाई, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं। अलीसा ने फौरन से पहले मुक्सिम की गर्दन से बाजू निकाले, मगर मुक्सिम ने निकलने से पहले ही उसके बाजू थामकर दोबारा जबरदस्ती अपनी गर्दन में हाइल किए। अच्छा चलो, तुम्हारा नहीं तो मेरा तो हो रहा है ना मूड रोमांस करने का। मुक्सिम अलीसा के लबों को अपने लबों से हल्का सा छूते हुए बोला, मुझे नींद आ रही है, मुझे आराम करना है, आप जाएं। अलीसा फौरन घबरा कर बोली। क्यों, अब मेरे साथ नहीं सोना क्या? मुक्सिम उसके गाल पर लब रखते हुए बोला, नहीं, तंग करे ना प्लीज। अलीसा मासूम सी शक्ल बनाकर मुक्सिम की तरफ देखती हुई बोली, तो मुक्सिम मुस्कुराकर उससे पीछे हुआ और बेड की दूसरी जानिब आया, जहाँ दोनों नन्हे फरिश्ते सुकून से अपनी नींद पूरी कर रहे थे। वो मुक्सिम ने बारी बारी दोनों को उठाया और उन्हें नरमी से बेबी कॉट में लटाया और अलीसा के करीब लिटते नरमी से उसे अपने हजार में लेते लेट गया। चलो सो जाओ, वरना मेरा मूड चेंज हो जाएगा। मुक्सिम मुस्कुराते हुए बोला, तो अलीसा ने उसके सीने पर सर रखकर उसे सीने पर एक मुक्का रसीद किया, तो मुक्सिम हल्का सा हंस दिया। अलीसा भी मुस्कुराती आंखें बंद कर गई, जबकि अलीसा की गुर्बत में सुकून पाता मुक्सिम भी सुकून से आंखें मूंद गया था। नहीं, मुझे ये नहीं खाना, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इफ़रात जान सेब की तरफ देखती हुई मुंह बनाकर बोली, जो कब से उसे फ्रूट से भरी हुई प्लेट खिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर मोहतरमा थी जिनसे ही खाया ही नहीं जा रहा था, बल्कि वो तो मुसलसल जान सेब से
वो तंग कर रही थी, वो खा ही नहीं रही थी। देखो फरी, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। तुम्हारी आगे सेहत देखो कैसी है, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसे चुपचाप जो देता हूँ खाती जाओ। झांसी ज़बरदस्ती उसके मुंह में फ्रूट्स डालते हुए बोला तो इफ्रा मुंह बनाती हुई उसे खाने लगी। उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला था कि इफ्रा प्रेग्नेंट है, और तब से सब बेतहाशा खुश थे। उनके घर में आने वाली पहली 2 खुशियों के बाद यूशी का दोबारा मिलना उन्हें खुशी से निहाल कर गया था। जबकि झांसी बेतहाशा खुश था अपनी औलाद को लेकर, वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि इफ्रा को या उसकी औलाद को ज़रा सी भी कमज़ोरी हो। इसलिए किसी के मेहनत करने से पहले वो खुद ही इफ्रा को वो चीज़ें खिलाता था जो उसके लिए ताकत पैदा करें और कमज़ोरी को कम करें। गुड, अब ये भी पियो। जहाँ से फ्रूट्स की खाली प्लेट पीछे करता हुआ दूध इफ्रा की जाने बढ़ाता हुआ बोला, आपने क्या मुझे जानवर समझा हुआ है? इफ्रा जान से वो घूरते हुए बोली, क्योंकि फ्रूट खिलाने से पहले वो बोल रहा था कि ये बस लास्ट चीज़ है, उसके बाद वो उसे कुछ नहीं खिलाए पिलाएगा। और अब वो चीटिंग कर रहा था। फ्रूट्स खिलाने के बाद उसे दूध भी पीने का बोल रहा था, जो इफ्रा को बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ बिल्कुल, तुम मेरा पालतू जानवर हो, और अब चुपचाप पियो इसे, वरना मुझे ज़बरदस्ती भी करनी आती है। जान से इफ्रा के हाथों में दूध का गिलास समाते हुए बोला। तो सबर का कड़वा खून पर थी। इफ्रा ने आंखें बंद करके सांस रोककर खटाखट दूध का गिलास पी लिया और पटकने के अंदाज में जहांसेब के सामने रखा, जिसे देखकर जहांसेब ने बहुत मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट सब की थी। अब खुश हैं आप? और अब मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। इफ्रा नाराजगी दिखाती हुई उठी और तनफन कर दी, कमरे से चली गई और दरवाज़ा ठा करके बंद कर गई। जबकि इफ्रा के जाने के बाद जहांसेब का कहका छूटा था, क्योंकि जितनी ज़बरदस्ती वो इफ्रा के साथ कर रहा था, शायद उससे कभी खुद के साथ भी नहीं की थी। मगर वो मजबूर था, उसकी सुनती कहाँ थी, इसलिए उसे ज़बरदस्ती करना पड़ रही थी। आज मुक़सिम का बर्थडे था और मुक़सिम साहब घर से ही गायब थे। वो अपनी बहुत अर्जेंट मीटिंग के सिलसिले में गया हुआ था और उसकी वापसी रात को होनी थी, और लीसा ने उसके बर्थडे का एहतमाम भी रात का ही रखा था। उसका इरादा मुक़सिम को रात के 12 बजे ही विश करने का था, और उसने उस हिसाब से सारा डेकोरेशन भी किया था। ये भी अच्छा ही था कि वो घर पर मौजूद नहीं था, वरना जैसे अलीसा भाग दौड़ कर रही थी, वो उससे हज़ारों सवाल करता। और आज अलीसा का 1.25 महीना भी पूरा हुआ था, जिसकी वजह से वैसे भी कल उससे अपने पापा की तरफ चले जाना था कुछ दिन रहने के लिए। मुक़सिम रात को जब घर लौटा तो 12 बजने में 20 मिनट बाकी थे। मुक़सिम ने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। अपने कमरे में दाखिल होकर मुक़सिम ने देखा तो अलीसा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी, जबकि दोनों बेबी कॉट में सो रहे थे। मुक़सिम ने आगे बढ़कर मुस्कुराकर अपने बच्चों को देखा, जो पास ही टेबल पर उसे एक चिट्ठी दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर उस चिट्ठी को उठाया और उसे पढ़ने लगा, जिस पर लिखा था, कम टू द टेरेस। उसने उस चिट्ठी को पढ़कर वहीं पर रखा और कदम टेरेस की जानिब बढ़ाए। मुक़सिम छत पर आया तो छत पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुक़सिम ने कदम आगे बढ़ाए और फिर अचानक सारी लाइट्स ऑन हो गई। टेरेस को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ गोल्डन और ब्लैक कलर के बलून्स लगाए गए थे। फर्श पर गुलाब की पत्तियां मौजूद थीं, जबकि सामने टेबल पर गुलाब और उनके दरमियान एक बड़ा सा रेड वेलवेट केक पड़ा था, जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे टू माय लाइफ लिखा हुआ था। और ये सब देखते ही मुक़सिम को काफ़ी हैरानी हुई। उसके तो जहन से ही निकल गया था कि उसकी बर्थडे है, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी अपना बर्थडे मनाया ही नहीं था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था जब उसे अपने पीछे से कोई चल कर आता महसूस हुआ। मुक़सिम जानता था कि ये हंसी कौन हो सकती है, वो तो उसको उसकी आहट से ही पहचानता था। लीसा चलते हुए मुक़सिम तक आई और उसे पीछे से अपने हसार में लिया। उसके सीने पर दोनों बाजू बांधकर सर उसके सीने से टिका दिया। हैप्पी बर्थडे मीर, अलीसा मुस्कुराते हुए बोली। तो मुक़सिम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंग गई। मुक़सिम ने मुस्कुराकर अलीसा का हाथ थामा और अपना रुख अलीसा की जानिब किया, जबकि अलीसा पर नजर पड़ते ही महफूज सा हो गया। वो ब्लैक साड़ी पहने, जिसकी जालीदार बाजुओं से उसकी धुतिया रंगत और गहरे गले से उसकी गर्दन का खूबसूरत जिस्म साफ आया हो रहा था। चेहरे पर हल्का फुल्का सा मेकअप किए, बाल खुले छोड़कर नीचे से हल्के हल्के कर्ल करके आधे बाल दाएं जानिब अपने कंधे पर डाले, साथ ब्लैक ईयररिंग्स पहने, डीप रेड कलर की लिपस्टिक लगाए। वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। मुक़सिम ने उसका ये रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो बोल्ड कपड़े नहीं पहनती थी, मगर मुक़सिम ने एक बार उससे फरमाइश ज़रूर की थी। ये वही साड़ी थी जो मुक़सिम ने उसके कपड़ों में ही लेकर आया था और उससे पहनने का भी बोला था, लेकिन अलीसा ने नहीं पहनी थी। अलीसा को आज ये मौका बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने ये साड़ी पहन ली और मुक़सिम के हिसाब से तैयार हो गई।
जब वो तैयार हो रही थी तो उससे पूरा यकीन था कि मुक्सिम उसे देखते ही ज़रूर उसका फिदा हो जाएगा। और उसकी इस हालत इस वक्त कुछ ऐसी ही थी। मुक्सिम को देखते अलीसा अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुक्सिम यकटक से उसे ही देखे जा रहा था। क्या हुआ? अलीसा मुक्सिम का बाजू थामती हुई मुस्कुरा कर बोली तो मुक्सिम फौरन होश की दुनिया में लौटा। उफ बेगम, आज क्या इरादे लेकर खड़ी हैं मेरे सामने? होश में आते ही मुक्सिम खींच कर उसे अपनी बाहों में भर चुका था। मैं तो सिर्फ आपको विश करने के इरादे लिए खड़ी हूँ। अलीसा मुक्सिम के गले में दोनों बाजू हाइल करते हुए मुस्कुरा कर बोली। उफ, ये अदाएं। मुक्सिम दिलकशी से मुस्कुराया। तो विश ऐसे करते हैं? मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते हुए बोला तो अलीसा ने सवारी नसों से मुक्सिम की जानिब देखा। क्या मतलब? अलीसा मुक्सिम की जानिब देखते हुए बोली। मुक- अलीसा के बोलने से मुक्सिम ने अपना गाल अलीसा के आगे किया तो मुस्कुराई और मुस्कुराकर अपने होंठ उसके गाल पर रख दिए, जबकि अलीसा के फौरन मान जाने पर मुक्सिम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट रक्स करने लगी। चलिए हम केक काटते हैं। अलीसा मुक्सिम का हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास से कर आई तो मुक्सिम ने पहले अलीसा का हाथ थामा, फिर टेबल से छुरी उठाई और अलीसा के हाथ में छुरी थमाई और फिर अलीसा का हाथ थाम कर केक काटा। केक का पीस काट कर अलीसा ने मुक्सिम की जानिब बढ़ाया तो मुक्सिम ने थोड़ा सा पीस खा लिया और अलीसा के हाथ से वही केक पकड़ के उसके मुंह में डाला और जानबूझकर उसके होंठों पर क्रीम लगा दी और फिर बगैर अलीसा को समझने का मौका दिए उसके कमर में हाथ डाले अपने करीब खींचा और उसके होंठों पर झुक गया, जबकि मुक्सिम के इतने शदीद रद्द अमल पर अलीसा ने उसके कंधों से उसे मजबूती से थामा था। मुक्सिम उसके होंठों का जाम पीता मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि अलीसा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। वो अलीसा की सांसें ऐसे पी रहा था जैसे बरसों का प्यासा हो, और शायद वो उसकी सांसों को कैद करके उसकी सांसों को रिहाई देना भूल गया था, जबकि अलीसा की जान पर बन रही थी। अगर एक मिनट और वो उसे ना छोड़ता, लेकिन उसने बेहोश हो जाना था। अलीसा की रुकती सांसें महसूस करके मुक्सिम ने नरमी से अपने होंठ उसके होंठों से जुदा किए तो अलीसा लंबे लंबे सांस लेती उसके सीने से सटीक आ गई, जबकि मुक्सिम खूबसूरती से मुस्कुरा दिया। बहुत मज़े का केक था। मैंने आज तक ऐसा टेस्टी केक नहीं खाया। मुक्सिम अलीसा के नम होंठों पर अपना घूंटा फेरते हुए सोमानी अंदाज में बोला तो अलीसा ने उसके बाजू पर एक जोरदार मुक्का रसीद किया। बहुत बेशरम है आप। अलीसा अपना सुर्ख चेहरा मुक्सिम के सीने में छुपाती हुई बोली। अभी कहाँ बेगम, अभी तो पूरी रात पड़ी है बेशर्मी दिखाने के लिए, और आज मैं तुम्हें अपनी पूरी बेशर्मी दिखा दूंगा, ठीक है ना? मुक्सिम का ये बेबाक अंदाज, बेबाक बातें अलीसा से बर्दाश्त करना नामुमकिन सा काम था। मुक्सिम ने टेबल से केक पकड़कर अलीसा के हाथ पर रखा और फिर झुककर नरमी से उसे अपने पासों में उठा लिया तो अलीसा ने घबराकर मुक्सिम की जानिब देखा। बेगम, रिस्क ज़ाया करना सबसे बड़ा गुनाह है। इसे हम अपने रूम में लेके जाएंगे और फ्रिज में रख देंगे, और जब तुम्हें भूख महसूस हो तब तुम निकाल कर खाओगी। वैसे मैं तुम्हें महसूस होने नहीं दूंगा, मगर फिर भी एहतियात ज़रूरी है। मुक्सिम एक आंख दबाते हुए बोला, जबकि उसकी बेबाक बातों पर अलीसा मज़ीद सुर्ख पड़ रही थी और उसका ऐसा सुर्ख पड़ना मुक्सिम को बेईमान करने का सबब बन रहा था। मुक्सिम अलीसा को लिए कमरे में दाखिल हुआ और नरमी से बेड पर बिठाया, उसके हाथों से केक पकड़कर कमरे में बड़ी मिनी फ्रिज में रखा और अपना कोट उतार कर सोफे पर उछाल दिया। अपनी टाई ढीली करता वो बच्चों तक आया। उन दोनों को एक नज़र देखकर वो दोबारा अलीसा की तरफ बढ़ा और अब की बार वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि उसकी हरकत करते हाथों को देखकर अलीसा की जान निकल रही थी। मुक्सिम अलीसा की जानिब झुका तो अलीसा ने अपना रुख बदलना चाहा, जबकि मुक्सिम उसका इरादा भी नाकाम बना चुका था। क्या ज़रूरत थी इतना खूबसूरत लगने की बेगम? मैं तो आगे एक महीने से अपने मुँहज़ोर जज्बों को बहुत मुश्किल से लगाम दिए बैठा था, मगर तुम मेरे सामने परी पैक कर बनकर खड़ी हो गई। अब तुम्हें मेरे मुँहज़ोर जज्बातों को अपने नाजुक वजूद पर झेलना ही पड़ेगा, हर हाल में। मुक्सिम उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला तो अलीसा के जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई। मीर प्लीज़। अलीसा ने मुक्सिम को रोकना चाहा। नहीं बेगम, अब तो हरगिज़ नहीं। मुक्सिम बोलता उसके होंठों पर झुका और दोबारा उसकी सांसें कैद कर गया। मेरे लिए इतना सब्र काफ़ी है जो मैंने तुमसे दूर रहकर कर लिया है। मुक्सिम अपनी शर्ट उतार कर दूर उछालता हुआ बोला और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करके दोबारा अलीसा पर झुका, जबकि अपनी हर मसम्मत बेकार जाती देखकर अलीसा मुक्सिम की पनाहों में सुकून से आंखें मूंद गई और अपना आप उसके हवाले कर गई। कुछ माह बाद मुक्सिम अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पर अब्दुल्ला और अनाया बैठे दिखाई दिए। वो खुद से नहीं बैठ सकते थे क्योंकि अभी वो सिर्फ 6 माह के थे,
اس سے علیسا نے ان کے دائیں بائیں تکیے رکھ کر انہیں بٹھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں جو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، محسن کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر دونوں بازو اٹھائے تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگے اور محسن کی جانب بڑھنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ انہیں اپنی طرف ایسے آتا دیکھ کر محسن کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس سے اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا اور جلدی سے بیڈ پر ان کے قریب آیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو میرے بچوں؟ محسن تھوڑا سا جھکتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو دونوں ہی کھلکھلائے اور پھر تیزی سے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ محسن نے مسکرا کر پہلے عنایا کو اٹھایا اور پھر عبداللہ کو، اور دونوں کے گال چومے تو ان دونوں کی کھلکھلاہٹ سارے کمرے میں گونجنے لگی۔ علیسا جو ان دونوں کے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی، ان دونوں کے کھلکھلانے کی آواز پر الماری سے تھوڑا سا سر نکال کر باہر کی جانب دیکھا تو محسن نے ان دونوں کو اٹھائے ان کے ساتھ مستی کرنے میں مصروف تھا۔ انہیں ایسے دیکھ کر علیسا مسکرائی اور الماری کا دروازہ بند کر دی، قدم ان کی جانب بڑھائے۔ السلام علیکم، علیسا محسن کے قریب آتی مسکرا کر بولی۔ وعلیکم السلام بیگم۔ محسن نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر ہے، آج یہ دونوں کمرے سے برآمد کیسے ہو گئے؟ محسن کا اشارہ عبداللہ اور عنایا کی طرف تھا، کیونکہ ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہوں۔ وہ صرف سوتے وقت ہی کمرے میں موجود ہوتے تھے، ورنہ افرا اور باقی سب تو انہیں کمرے میں رہنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ہاں جی، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے فری چھوڑ کر گئی تھی، کپڑے چینج کرنے تھے اور پھر یہ لوگ کھیلنے لگ گئے، علیسا نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ انہیں چھوڑیں، آپ پہلے فریش ہو جائیں، علیسا محسن سے عنایا کو پکڑتی ہوئی بولی تو محسن نے عبداللہ کو عنایا کے ساتھ بٹھایا اور خود فریش ہونے چلا گیا، جبکہ علیسا ان دونوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ محسن فریش ہو کر باہر نکلا تو علیسا ان دونوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ محسن اپنی اس مکمل دنیا کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور علیسا کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ بیگم، اپنے بچوں سے نظر ہٹا کر کبھی یہ نظر کرم اپنے شوہر پر بھی کر لیا کرو، وہ بیچارہ معصوم تمہارے پیار کو ترس ہی جاتا ہے۔ محسن علیسا کو اپنے ہزار میں لیتا ہوا شرارت سے بولا تو علیسا نے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ اب ایسے گھورو تو نہیں بیگم، سچ ہی بول رہا ہوں۔ محسن اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ علیسا محسن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی تو محسن نے اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ نہیں یار، وہ بھی چھوٹے ہیں، انہیں کیا پتا۔ محسن اس کے دوسرے گال پر رب رکھتے ہوئے بولا، یہ صرف آپ کو لگتا ہے، ایک بار سامنے تو دیکھے۔ علیسا کے کہنے پر محسن نے سامنے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو عبداللہ پوری طرح محسن کو گھور رہا تھا، جبکہ عنایا عبداللہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے چوزے، شرم نہیں آتی؟ اپنے باپ کو ایسے گھورتے ہو؟ آنکھیں نیچی کرو۔ محسن بہت روب سے بولا، جبکہ محسن کے بولنے پر عبداللہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتا اپنی ہی زبان میں کچھ بولنے لگا، شاید وہ محسن کو منع کر رہا تھا کہ اس کی ماں کو چھوڑ دے۔ دیکھ، میری بات سن، تیری ماں ہونے سے پہلے یہ میری بیوی ہے اور سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں میں اس پر، اور میں تیرا باپ ہوں سالے، میرے سامنے بولنے کی ہمت مت کیا کر، اور یہ ابا ابا والی لینگویج اس کے ساتھ بولا کر جسے یہ سمجھ آتی ہے، مجھے تیری چائنیز لینگویج کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ محسن عبداللہ کی طرف دیکھتے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا اور علیسا کے گرد اپنی گرفت اور سخت کی۔ میر چھوڑیں، علیسا محسن کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اپنی ماں کو اپنے باپ کی باہوں میں ایسے تڑپتا دیکھ کر عبداللہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا محسن تک آیا اور اس کے گھٹنے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس سے کھڑا نہ ہوا گیا تو زور زور سے اپنے دونوں ہاتھ محسن کے گھٹنے پر مارنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ چھوڑو میری ماں کو۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے باپ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، چل پیچھے ہو کے بیٹھ، جلدی کر۔ محسن عبداللہ کو پوری طرح گھورتے ہوئے بولا، جبکہ محسن کو بولتا دیکھ کر وہ زور زور سے اپنے ہاتھ مارنے لگا، جبکہ اب اس کے ساتھ عنایا چلتی ہوئی محسن تک آئی اور اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر وہی کام کرنے لگی۔ محسن نے حیرت سے اپنے دونوں بچوں کی طرف دیکھا۔ صحیح ہے میری شہزادی، تم بھی اپنے اس افلاطون بھائی کے ساتھ مل جاؤ، یہ تو میرا دشمن اول ہے، تم بھی اس کے ساتھ ہی مل گئی۔ محسن عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جیسے اس سے شکوہ کر رہا ہو، جبکہ وہ دونوں محسن کی ٹانگوں پر اپنے دونوں ہاتھ مار رہے تھے، جبکہ دیکھ علیسا کی طرف رہے تھے۔ اپنے بچوں کو ایسے کرتے دیکھ کر علیسا اور محسن کی باہوں میں پوری طرح پڑپڑا رہی تھی۔ نہ بیگم، تمہیں تو میں نہیں چھوڑنے لگا، پھر چاہے تمہاری یہ اولاد جتنی مرضی جتن کر لے۔ محسن علیسا کو کس کر اپنے گلے لگاتا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، میر چھوڑے مجھے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ علیسا محسن کو گھورتے ہوئے بولی۔ نہ بیگم، مجھے شرم نہیں آتی، اگر میں شرم کر لیتا تو تمہاری یہ اولاد کہاں سے آتی؟
मुसीम अपने बाजू में अब्दुल्ला को खींचते हुए बोला, जबकि वो तेजी से अलीसा की जानिब लिपटने की कोशिश करने रहा था। मुझे और अपनी माँ को डिस्टर्ब करता है, शर्म तो नहीं आती? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। मुक्सिम एकदम अलीसा को छोड़कर अब्दुल्ला की जानिब मुतवज्जा हुआ और ज़ोर ज़ोर से उसके दोनों गालों को छूमा तो बेचारा रोने वाला हो गया, जबकि दोनों गाल सुर्ख पड़ गए थे। अब्दुल्ला अपने होंठ बाहर निकाले अलीसा की जानिब देखने लगा। मीर, आप कितने जालिम हैं, मेरा बच्चा, मैं सदके जाऊं। अलीसा मुक्सिम से अब्दुल्ला को पकड़ती हुई बोली और मोहब्बत से उसका सर चूमा, जबकि अनाया बड़ी फुर्सत से चढ़कर मुक्सिम की गोद में बेशुमार हो चुकी थी। अपनी औलाद को समझा दो बेगम, वरना मैं इससे भी ज्यादा जालिम बनूंगा। मुक्सिम हंसते हुए बोला और अनाया को अपनी गोद में उठाकर ऊपर की तरफ उछालने लगा, जबकि वो जोर जोर से किलकिलाने लगी। अनाया घर में सबसे ज्यादा मुक्सिम से अटैच थी। उन बाप बेटी का प्यार ही अनोखा था, जबकि चांद से वो इफ्रा अब्दुल्ला के पीछे पागल थे और अब्दुल्ला अपनी माँ के पीछे पागल था। वो अपनी माँ के करीब किसी को नहीं देख सकता था, जबकि चांद साहिब के पास वो आराम से चला आता था। चला तो मुक्सिम के पास भी जाता था, मगर जब अपनी माँ को उससे करीब देखता तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। आपको ना समझा दूं मैं, और खबरदार अगर आपने आइंदा मेरे बेटे से ऊंची आवाज से बात की तो। अलीसा अपने बेटे का सर चूमती हुई बोली। समझा देना बेगम, मगर अभी नहीं, रात को। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते एक आंख दबाते हुए बोला, जबकि उसकी इस बेबाकी पर अलीसा एकदम सुर्ख पड़ गई थी। आपको तो बिल्कुल ही शर्म आती ही नहीं, 2 बच्चों की बाप है, बाप। अलीसा ने उसे शर्म दिलानी चाहिए। बेगम, अगर मैं 2 बच्चों का छोड़कर 50 बच्चों का भी बाप बन जाऊं तो यकीन मानो तब भी शर्म नहीं आएगी। अल्लाह माफ करे, अभी आप 2 बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप 50 बच्चों की बात कर रहे हैं। अलीसा मुक्सिम की तरफ हैरानी से देखकर बोली। बेगम, ये मेरी औलाद है, मैंने इन्हें बर्दाश्त करना नहीं बल्कि इन्हें पालना है। तुम और मेरी औलाद ही मेरी पूरी दुनिया हो, ये बात कभी मत भूलना। मुक्सिम अलीसा के बाजू से अब्दुल्ला को लेते हुए बोला और उसके पेट में गुदगुदी करने लगा, जबकि वो जोर जोर से हंसने लगा। और मेरी दुनिया आप लोग हैं। अलीसा मुक्सिम और बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोली और मुक्सिम के करीब होती उसके सीने पर सर टिका गई। मुक्सिम अपने बच्चों के और अलीसा के गिर हजार बांधता मुस्कुराने लगा। अल्लाह पाक ने इफ्रा और जहाँ से कोई खूबसूरत बेटे से नवाजा था और वो दोनों अपनी औलाद के साथ बहुत खुश थे। हवेली में उन तीनों बच्चों की हर वक्त खिलखिलाहटें गूंजती रहती, जबकि बीजान अपनी मुकम्मल फैमिली को देखकर खुदा से एक ही दुआ करती थी कि अल्लाह उन्हें हर बुरी नज़र से दूर रखे और उन्हें हमेशा खुश रखे, क्योंकि ये जो खुशियाँ उन्हें उनके बच्चों से मिली थी, उन खुशियों के लिए वो तरस सी गई थी। उन्हें लगता था शायद उनकी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, मगर इस हवेली में दोबारा खुशियाँ नहीं आएंगी। मगर कहते हैं ना कि खुदा उसे कभी मायूस नहीं होना चाहिए, वो हमें वो अता करता है जो हमारी औकात से भी बढ़कर होता है। वो चारों अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश थे, जबकि दूर खड़ी किस्मत उनकी खुशियों पर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उनकी दुआओं पर कुन फरमाया गया था और उनका सफ़र कुन का था और उन्हें बेहतर से बेहतरीन नवाजा गया था।